हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कृषि वाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने जो सॉइल साइंस है, जिसका कोड होता है SS8021। इसका एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अपन प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। यानी कि अपने जो BSc एग्रीकल्चर है, इस BSc एग्रीकल्चर में अपने जो थर्ड सेमेस्टर होता है, उस थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट चलता है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल और देयर मैनेजमेंट। यानी कि जो अपने कुछ मृदाएँ होती हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है, यानी समस्याएं ग्रस्त मृदाएँ होती हैं जो या तो लवणीय हो जाती हैं यानी एसिडिक हो जाती हैं, या फिर क्षारीय हो जाती हैं, या अपने लवणीय क्षारीय किसी भी प्रकार की इनमें समस्याएं हो जाती हैं। तो उन मृदाओं के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं और उनका किस प्रकार से मैनेजमेंट करके किस प्रकार से उनका सुधार किया जाता है, उसके बारे में भी आज के अपन इस सेशन में जो है ना बात करने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उन सभी चीज़ों की आज की सेशन में बात करने वाले हैं। कंप्लीट वन शॉट होगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस सब्जेक्ट्स को लेके, तो उन सभी काम की बातों को अपन जो है ना आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपने प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट है, यह सॉइल साइंस का एक पार्ट होता है। तो इस सॉइल साइंस की बात करते हैं सबसे पहले कि जो सॉइल साइंस है, इसमें बात कर लेते हैं। सॉइल साइंस में किसका अध्ययन करते हैं कि देखो, सॉइल साइंस की बात करता हूँ। सॉइल साइंस में बात करते हैं तो मृदा का अध्ययन करते हैं, मृदा के जो वर्गीकरण है, इसके अलावा मृदा का कणाकार है, संरचनाएं, उनका सभी का अध्ययन किया जाता है। और सॉइल की बात करता हूँ कि जो अपने सॉइल है, एक शब्द आता है सॉइल, कि सॉइल की बात करता हूँ। सॉइल कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है सॉइल एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द होता है? लैटिन भाषा का शब्द होता है। और सॉइल का बात करता हूँ तो सॉइल जो है ना, लैटिन भाषा के एक शब्द है जिसका नाम है सोलम। और लैटिन भाषा के सोलम शब्द से कौन सा शब्द लिया गया है? सॉइल शब्द लिया गया है। और इस सोलम शब्द का मतलब होता है फ्लोर। क्या होता है? फ्लोर या फर्श। क्या होता है? फ्लोर या फर्श। यानी मैं बात करता हूँ कि अपने जो सॉइल शब्द हैं ये लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्लोर या फर्श, यानी सतह की बात करते हैं। आगे अपने इस बात करते हैं कि अपने कुछ फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जो आपको कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेके। कि मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि इंडिया में जो इकोलॉजिकल जोन होते हैं, यानी इकोलॉजिकल जो क्षेत्र होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है, यानी 21 इनकी संख्या हो जाएगी। यदि मैं बात करता हूँ क्लाइमेट जोन की बात करता हूँ, इनकी संख्या 15 होती है। सॉइल टेस्ट की बात करता हूँ, सॉइल टेस्ट हमेशा 3 साल में किया जाता है, यानी 3 साल में जो है ना एक बार सॉइल टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि उससे अपन को पता चलता रहता है कि किस प्रकार की अपने सॉइल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन होती है। तो उनकी अपन को जो है ना पता चलता रहता है टेस्ट के माध्यम से, इसलिए हर 3 साल में जो है ना टेस्ट करवाना चाहिए। उसके अलावा बात करता हूँ आगे कि जो मृदा में pH होती है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड EC होती है, ये जो है ना बेसिक पैरामीटर में होना चाहिए, यानी ना तो ये ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, यानी नॉर्मल होनी चाहिए इनकी संख्या, इनका मान, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, यानी सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करता हूँ 2015 में, कि 2015 में अपने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना आई थी, लॉन्च हुआ था सॉइल हेल्थ कार्ड योजना अपने 2015 में आई थी। और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, कहाँ पे? सूरतगढ़ श्री गंगानगर से ये योजना चलाई गई थी। और याद रखना है कि सॉइल हेल्थ कार्ड कब बनाया गया? 2015 में। और मंथ पूछ ले तो आपको याद रखना है फरवरी। कौन सा? फरवरी मंथ आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखो कि अपने मृदा अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ मृदाएँ होती हैं जो एसिडिक होती हैं, यानी अम्लीय होती हैं। कुछ मृदाएँ होती हैं जो क्षारीय होती हैं, यानी कि एल्कलाइन होती हैं। और कुछ मृदाएँ होती हैं जो सेलाइन यानी लवणीय होती हैं। तो इनका अलग अलग pH मान होता है। यदि मैं बात करता हूँ अम्लीय मृदाओं की, तो अम्लीय मृदाओं का जो pH मान होता है वो 5.5 से कम होता है। कितना होता है? कम होता है। और आपकी बात करते हैं यहाँ पे लवणीय क्षारीय मृदाओं की बात करता हूँ, तो इनका pH मान 7 से अधिक या 8.5 से अधिक होता है। आगे बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं कि जो सेलाइन सॉइल होती हैं, यानी अपने जो लवणीय मृदाएँ होती हैं, उन लवणीय मृदाओं का यदि आपको ट्रीटमेंट करना है, उपचार करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, उनका सुधार किस प्रकार से करेंगे? तो आपको याद रखना है सेलाइन सॉइल यानी लवणीय मृदाएँ हैं, उनका ट्रीटमेंट में आपको लीचिंग का प्रयोग करना है, यानी निक्षालन जिसको बोलते हैं। यानी लीचिंग के द्वारा जो अपने लवण होते हैं, विनिमेशियल जो लवण होते हैं, उनको घोल के नीचे रूट एरिया से नीचे बेच दिया जाता है, जिससे जो है ना अपने लवणीय मृदा का क्या होता है? सुधार होता है। यदि मैं बात करता हूँ क्षारीय मृदाओं का सुधार करना है तो जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। और यदि एसिडिक सॉइल है उनका सुधार करना है तो उसमें चूने का प्रयोग करना चाहिए।
इंडियन में बात करता हूँ तो सोइल ऑर्डर यानी जो मृदा गण हैं वो कितने हैं, तो मृदा गणों की संख्या भारत में 12 हैं। कितने गण हैं, याद रखना है, भारत में 12 मृदा गण होते हैं। कितने होते हैं, 12 मृदा गण होते हैं। आगे बात करता हूँ धान के लिए जो पीएच मान, बेस्ट पीएच मान, सुटेबल पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 होता है। इसके अलावा धान, आलू और एक और आप याद रखो गन्ना, यानी धान, आलू और गन्ना, धान, आलू और गन्ना। देखो 3 चीज़ें, एक तो है अपने पास धान, एक है गन्ना और एक हो जाएगा आलू। ये तीनों ही फसलें की बात करता हूँ, इन तीनों की बात करता हूँ ना मैं, तो ये तीनों ही जो है ना अपने नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रोजन को जो है ना अमोनियम आयन के रूप में लेते हैं। यानी अमोनियम आयन के रूप में कौन कौन सी फसलें अपने नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं, तो एक तो हो जाएगी धान, एक हो जाएगा गन्ना और एक हो जाएगा आलू। और जितने भी इनके अलावा जितनी भी जो क्रॉप्स होती हैं, मेजर क्रॉप्स, वो सभी जो अपने नाइट्रोजन होती हैं उसको नाइट्रेट के रूप में लेती हैं। किसके रूप में लेती हैं, नाइट्रेट के रूप में लेती हैं। लेकिन धान, गन्ना और आलू ये तीनों अपने नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे देखो कि धान, आलू और गन्ना, इनकी बात करता हूँ तो ये नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में यानी अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। आगे बात करते हैं, अब एक एक सोइल की बात कर लेते हैं कि कुछ सोइल होती हैं जो लवणीय हो जाती हैं, यानी उनकी बात करते हैं। तो लवणीय मृदा या सैलाइन सोइल की बात करता हूँ, और इन पर जो है ना लवण जमा हो जाती है, जिससे इनका रंग जो है ना वाइट हो जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं वाइट एल्कलाइन, है ना। और लवणीय मृदाएं इनकी बात करते हैं। तो लवणीय मृदाओं की बात करता हूँ तो इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो लवणीय मृदाओं की बात करता हूँ तो ऐसी मृदाएं जो होती है ना, इन मृदाओं के जड़ क्षेत्र में घुलनशील लवणों की सांद्रता हानिकारक स्तर से अधिक हो जाती है। यानी जो सतह का एरिया होता है, इसमें क्या होता है, जड़ क्षेत्र में जो हानिकारक जो घुलनशील जो लवण होते हैं उनकी क्या हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, हानिकारक स्तर से भी ज़्यादा मात्रा इनकी हो जाती है। और इनमें कौन कौन से ऐसे लवण होते हैं जिनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो इसमें जैसे मान लो घुलनशील लवणों में सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, क्लोरीन है, सल्फेट है, इनकी क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, मृदा लवणीय हो जाती है। किसी हो जाती है, लवणीय हो जाती है। तो आपको याद रखना है। अब लवणीय मृदा का अपन पता करना है तो किस प्रकार से पता करेंगे, उसमें कितने लवण है, उनकी सांद्रता कितनी है, तो उसका पता करने के लिए अपन को किसका यूज़ किया जाता है, तो इसी का यूज़ किया जाता है। और इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी विद्युत चालकता की बात करते हैं। यानी उसमें जो लवण होते हैं उनकी कितनी चालकता होती है, तो उसके आधार पर अपन पता लगाते हैं कि मृदा अपने जो है ना लवणीय है, क्षारीय या फिर अम्लीय है। तो मैं बात करता हूँ, इसी की बात करता हूँ। तो जो लवणीय मृदाएं होती हैं, अपन बात किसकी कर रहे हैं, लवणीय मृदाओं की। तो लवणीय मृदाओं में अपने पास जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मान होता है वो अपने 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होता है। यानी अपने इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की इकाई क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की इकाई होती है डेसीसाइमन प्रति मीटर होती है। कितनी होती है, डेसीसाइमन प्रति मीटर इसकी इकाई होती है। और यदि मैं बात करता हूँ लवणीय मृदा में जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, इसका मान 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होता है। यदि मैं बात करता हूँ डेसीसाइमन प्रति मीटर, यदि आपको नहीं देखने को मिलेगा ऑप्शन में, तो आपको देखने को मिलेगा मिली महोज प्रति सेंटीमीटर। कौन सा, मिली महोज प्रति सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करता हूं कि अपने जो लवणीय मृदाएं होती हैं उनमें पीएच का मान होता है 8.5 से कम, और जो ईएसपी होता है, और ईएसपी का मतलब क्या होता है, यानी एक्सचेंजेबल सोडियम प्रतिशत, यानी जो अपने घुलनशील की बात विनिमयशील जो अपने सोडियम प्रतिशत होता है उनकी बात करते हैं, तो उनका मान होता है 15% से कम होता है। सैलाइन सोल में ऊपरी सतह पर सबसे ज़्यादा साल्ट की मात्रा होती है। किसकी वो मात्रा होती है, लवणों की मात्रा होती है, लवणों की अधिकता होती है। अब देखो ये आपको याद रह जाए तो ठीक है, वरना ये जैसे मान लो ईएसपी है, पीएच है, वो याद कर लो इसमें हो जाए तो, वरना देखो आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। देखो कि 3 चीज़ें अपने पास देखने को मिलती हैं। सबसे पहला तो होता है लवणीय मृदा। कौन सी मृदा, लवणीय मृदा। एक तो होती है लवणीय मृदा, एक होती है अपने पास क्षारीय मृदा, और एक होती है लवणीय और क्षारीय मृदा। यानी 3 प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। यदि मैं बात करता हूँ कि लवणीय मृदा में जो है ना हमेशा किसका मान ज़्यादा होगा, इसी का मान होगा। यानी कि इसी का मान ज़्यादा होगा तभी तो अपन पता लगा पाएंगे, यानी इसी का मान ज़्यादा रहेगा तभी तो लवणों की मात्रा ज़्यादा होगी। यानी जो जैसे जैसे लवणों की मात्रा मृदा में बढ़ती है वैसे वैसे इसी का मान बढ़ता है। यानी लवणीय मृदा में किसका मान ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मान ज़्यादा होता है, जबकि क्षारीय मृदा में इसका मान कम होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि क्षारीय मृदा में इसका मान कम होता है।
फिर बात करता हूँ कि हमेशा जो पीएच होता है ना वो इसी के विपरीत होता है ना। तो याद रखना है कि लवणीय मृदा में इसी ज़्यादा तो पीएच कम, और इसमें क्षारीय मृदा में पीएच इसी कम तो पीएच ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि अपने पास लवणीय मृदा में इसी का मान 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होता है, जबकि पीएच का मान 8.5 से कम होता है। और जैसा पीएच रहेगा वैसा ही क्या रहेगा, ईएसपी रहेगा, यानी एक्सचेंजेबल सोडियम प्रतिशत रहेगा। तो याद रखना है कि लवणीय मृदा में 4 से अधिक तो जो है ना ईसी होता है, 8.5 से कम जो है पीएच होता है, और 15% से कम क्या होता है, ईएसपी होता है। अब देखो क्षारीय मृदा में कि 4 से कम क्या है, इसी है, तो अपने पास जो पीएच होते हैं वो ज़्यादा होगी, यानी 8.5 से ज़्यादा होती है, और पीएच ज़्यादा है तो अपने पास ईएसपी का मान भी ज़्यादा होगा, तो 15% से ज़्यादा होता है। एक और मृदा होती है जिसको बोलते हैं लवणीय क्षारीय मृदा, इसमें तीनों ही चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसमें अपने पास इसी का मान भी ज़्यादा होता है, 4 से अधिक होता है, पीएच का मान भी ज़्यादा होता है, 8.5 से अधिक होता है, और ईएसपी का मान भी ज़्यादा होता है, 15% से अधिक होता है। तो ये चीज़ें देखो, यहाँ पे ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी आपको, मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना समझ में कम आएगी। तो आपको ये चीज़ें यहाँ से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तीनों ही मृदाओं के बारे में आपको याद रखना है कि किस मृदा की पीएच, ईसी और ईएसपी कितना होता है। आगे बात करते हैं, देखो कि अपने जो सेलाइन सोल होती हैं, यानी जो लवणीय मृदाएँ होती हैं, ये किस प्रकार से बनती हैं, कैसे बनती हैं, मतलब किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। तो देखते हैं कि जहाँ एनुअल रेनफॉल, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, यानी जहाँ एनुअल यानी वार्षिक जो वर्षा होती है उसकी मात्रा बात करता हूँ, तो उसकी मात्रा 55 सेंटीमीटर, कितना, 55 सेंटीमीटर की बात करता हूँ, 55 सेंटीमीटर से कम है। यदि 55 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा है तो उन एरिया में कौन सी मृदा का निर्माण होता है, सेलाइन सोल का। यदि मान लो ज़्यादा मृदाएँ रहेगी तो उसमें विनिमयशील जो लवण होते हैं वो वहीं पे रहेंगे, लेकिन जो जब मान लो बारिश की मात्रा कम हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होता है कि अपने पास पानी तो वाष्प बन के उड़ जाता है, यानी ऐसे एरिया में जो है ना अपने पास टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, तो वहाँ पर जो है ना पानी तो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जबकि अपने पास मृदा की सतह पर लवण जमा हो जाते हैं, जिससे जो है ना मृदा कैसी हो जाती है, लवणीय हो जाती है। अब इनमें यदि मैं बात करता हूँ कि जो है ना किन किन चीज़ों की अधिकता हो जाती है, तो जो लवणीय मृदाएँ बनती हैं उन एरियो में एक तो सोल्ट की अधिकता होती है, यानी सोल्टेट यानी जो साल्ट होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है। टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बारिश की मात्रा कम होती है, यानी लो रेनफॉल होता है। यानी कि सोल्ट की मात्रा की बात करता हूँ तो सोल्टेट वाटर होता है, यानी लवणीय जल होता है जिसमें लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसा जल होता है। इसके अलावा टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बारिश की मात्रा कम होती है। तो उस प्रकार के एरिया में अपने कौन सी मृदा का निर्माण होता है, तो आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है लवणीय मृदा का निर्माण होता है, ठीक है, लवणीय मृदा, है ना। आगे बात करते हैं, एक होता है रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का मतलब जानते हो, रिक्लेमेशन का मतलब होता है सुधार, यानी अपने जो लवणीय मृदाएँ होती हैं इनकी बात करता हूँ, लवणीय मृदाओं का सुधार की बात करता हूँ, तो किस किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तो देखो, रूट जोन से एक्सेस सॉल्ट को लीचिंग करना, यानी अपने जो रूट एरिया होता है, जड़ वाला जो एरिया होता है ना, इस जड़ वाले एरिया से जितने भी अपने पास हानिकारक जो लवण हैं उनको निक्षालन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, बाहर नीचे भेज सकते हैं, रूट जोन से नीचे भेज सकते हैं, जिससे क्या होता है मृदा में और फसलों में हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। तो रिक्लेमेशन की बात करता हूं तो अपने पास लवणीय मृदा का सुधार आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है किसके द्वारा करते हैं, लीचिंग के द्वारा करते हैं। जबकि क्षारीय मृदा का सुधार किसके द्वारा करते हैं, तो आपको याद रखना है जिप्सम के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, जिप्सम के द्वारा करते हैं। आगे बात करते हैं कि अच्छे गुणवत्ता वाले वाटर के साथ साथ लीचिंग करना, मतलब जो लीचिंग की जाती है वो अच्छे वाटर के साथ करनी होती है। यानी यदि अपन मान लो लवण युक्त जल से लीचिंग करेंगे तो वापस लवणों की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसलिए अपन को अच्छा जो जल होता है जिसमें लवणों की मात्रा कम हो तो उस जल से अपन को क्या करनी होती है, लीचिंग करनी होती है। आगे बात करते हैं, देखो एक मृदा आती है जिसको बोलते हैं एल्कलाइन सोइल, यानी अपन ने सबसे पहले किसके बारे में बात की कि अपने पास जो सेलाइन सोइल होती है, लवणीय मृदाएँ होती है, उसमें कितना पीएच होता है, कितना ईसी होता है, कितना ईएसपी होता है, उनके बारे में बात की। एक मृदाएँ होती है अपने पास, पहली मृदा अपन ने देखो देख ली। फिर बात करते हैं अपन दूसरी मृदा की, क्षारीय मृदा। तो इस क्षारीय मृदा की बात करता हूँ तो देखो क्षारीय मृदा, ये रही क्षारीय मृदा। इस क्षारीय मृदा की बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एल्केलाइन सोइल। कौन सी सोइल, एल्केलाइन सोइल। इसी को बोलते हैं सोडिक सोइल। क्यों बोलते हैं सोडिक सोइल, क्योंकि इसमें सोडियम आयनों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा इसको ब्लैक एल्काइल भी बोलते हैं, यानी कि अपने पास जो लवणीय मृदाएँ होती हैं उसको बोलते हैं वाइट एल्कलाइन, जबकि अपने पास जो एल्कलाइन यानी क्षारीय मृदाएँ होती है उसको बोलते हैं ब्लैक एल्कलाई, है ना। आगे बात करते हैं कि जो अपने क्षारीय मृदाएँ होती हैं उनका क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या गुण होते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं कि इनमें जो है ना सोडियम के कार्बोनेट
की अधिकता होती है, यानी जो सोडियम के कार्बोनेट होते हैं ना वो अधिक मात्रा में हो जाती हैं। इसके अलावा जो इसी का मान होता है, अब अपन जानते हैं कि लवणीय मृदा में इसी का मान 4 डेसीसाइमन से अधिक होता है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना वो लवणीय मृदा के विपरीत रहेगी। उसमें इसी का मान 4 से अधिकता, तो इसमें कम हो जाएगा। ये गलत चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको आप याद रखना नहीं है। आपको याद रखना है कि जैसे मान लो क्षारीय मृदाएँ, कौन सी मृदाएँ? क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा में जो है ना हमेशा और हमेशा आपको याद रखना है, इसी का मान की बात करता हूँ तो 4 डेसीसाइमन से क्या होता है? कम होता है। 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से क्या होता है? कम होता है। लेकिन मैं बात करता हूँ पीएच का मान, यदि मैं बात करता हूँ क्षारीय मृदा में पीएच, अब इसी कम है तो पीएच क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना है कि अपने क्षारीय मृदा में पीएच का मान की बात करता हूँ तो 8.5 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जो अपने पास ईएसपी होता है, ईएसपी भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी ईएसपी भी 15% से क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब ईएसपी का मतलब क्या है? एक्सचेंजेबल सोडियम प्रतिशत, यानी सोडियम किस में ज़्यादा होगा? आप भी दिमाग लगा सकते हो इस चीज़ में तो कि सोडियम किस में ज़्यादा होगा? क्षारीय मृदा में ज़्यादा होगा। तो ये सरासर गलत है। यहाँ पे जो चीज़ लिखी हो ना आपको इसको याद नहीं रखना है, क्योंकि इसमें जो है ना ईएसपी भी कम है, यानी विपरीत दे रखा है पूरी चीज़ें। तो आपको याद रखना है क्षारीय मृदा में हमेशा और हमेशा सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें ईएसपी का मान 15 से ज़्यादा होगा। ईएसपी 15 से ज़्यादा तो पीएच भी 8 से ज़्यादा, 8.5 से ज़्यादा, और इसी का मान क्या होगा? 4.5 से या 4 से कम होता है। अब अपन देख लेते हैं कि जो अपने क्षारीय मृदाएं होती हैं इनका निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जहाँ पे एनुअल यानी वार्षिक जो वर्षा है वो 55 से 90 सेंटीमीटर तक होती हैं, यानी 50 सेंटीमीटर से कम हो तब तो अपन को कौन सी मृदा याद रखनी है? लवणीय मृदा का निर्माण होता है। लेकिन 55 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वहाँ पर कौन सी मृदा का निर्माण होता है? एल्कलाइन यानी क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। और जहाँ पे मान लो जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे भी कौन सी मृदा बन जाती है? अपने पास क्षारीय मृदाएँ। अब क्षारीय मृदाओं को बनने में 3 चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, नाम याद रखने हैं कि सेलिनेशन हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाता है? लवणों की अधिकता हो जाती है, क्षार की अधिकता हो जाती है। इसके अलावा सेलाइनल एल्केलाइन, यानी कि ऐसी मृदाएं जहाँ पे लवणों की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पे लवणिक क्षारीय मृदा बनती है। जहाँ पे मान लो लवण और क्षार दोनों की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पे लवणिक क्षारीय, और जहाँ पे क्षारों की अधिकता हो जाती है, यानी ये आपको नाम याद रखना है, यानी कि लवणों की मात्रा ज़्यादा हो या क्षार की ज़्यादा हो या लवणिक क्षार दोनों की मात्रा ज़्यादा हो तो कौन सी मृदाएँ बनेगी अपने पास? एल्केलाइन सॉइल। अब अपन बात कर लेते हैं रिक्लेमेशन, यानी किस प्रकार से सुधार करना है, यानी अपने जो लवणीय मृदाएं होती हैं इनका सुधार करना होता है तो सुधार किस प्रकार से करेंगे? तो देखो आपको ये क्षारीय मृदाओं की बात कर रहा हूँ। लवणीय मृदाओं में तो अपन किस प्रकार से करते हैं? तो लवणीय मृदाओं में तो अपन जो सुधार करते हैं वो लीचिंग के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? लीचिंग के द्वारा करते हैं। लेकिन जो क्षारीय मृदाएं होती हैं ना इनमें आपको कभी कभार लीचिंग भी कर लेते हैं, लेकिन आपको विशेष रूप से याद रखना है जिप्सम। किसका यूज करते हैं? जिप्सम का यूज करते हैं। इसके अलावा अपन और किसका यूज करते हैं? तो याद रखना है क्षारीय मृदाओं की सुधार है तो जिप्सम का यूज करते हैं, जिसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसके अलावा आयरन पायराइड का भी यूज करते हैं और आयरन पायराइड का सूत्र होता है FeS2। इसके अलावा जो अपने पास ऑर्गेनिक मैन्यूर होती हैं, खाद होती हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर, इसके अलावा जो ग्रीन मैन्यूर होती हैं, हरी पत्ती खाद होती हैं, उनका भी अपन यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो अच्छा वाटर होता है उससे क्या करना चाहिए? लीचिंग करवाना चाहिए। तो ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। तो अपन ने दो सॉइल के बारे में देख लिया। एक तो देख लिया अपन ने किसके बारे में? लवणीय मृदा के बारे में। एक देख लिया अपन ने क्षारीय मृदा के बारे में। अब बात करने वाले हैं लवणीय क्षारीय मृदा के बारे में, ठीक है। तो लवणीय क्षारीय मृदाओं में क्या होता है? इनमें दोनों के मिक्सर गुण होते हैं, तो आपको वो थोड़ा सा याद रखना है। अपन ने 2 सॉइल के बारे में बात कर लिया। अब अपन बात करने वाले एसिडिक सॉइल के बारे में। किसके बारे में? यानी जो अपने अम्लीय मृदाएं होती हैं, यानी अम्लीय मृदाएं किस प्रकार से बन रही हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टर होते हैं और किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं देखो एसिडिक सॉइल को लेके कि एसिडिक जो सॉइल होती है इसमें 5.5 से क्या होती है? कम पीएच होती है, यानी पीएच का मान जो है ना हमेशा और हमेशा अम्लीय मृदाओं में कितना होता है? 5.5 से कम होता है। अब बात करते हैं आगे कि इनको किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि अम्लीय मृदाएं या क्षारीय कौन सी मृदाएं। तो अम्लीय मृदाओं के पहचानने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है अपने पास PBS। कौन सा होता है? PBS। और एक होता है pH, यानी pH के द्वारा पता लगा सकते हैं और एक अपन PBS के द्वारा पता लगा सकते हैं। अब PBS का मतलब क्या होता है? तो आपको PBS का मतलब होता है परसेंटेज बेस
स्टोरेशन यानी अपने जो किस प्रकार अपने जो मृदा हैं उसमें बेस यानी क्षारों की कितनी अधिकता है। यदि मान लो क्षार ज़्यादा हैं तो अपन पता लगाएंगे, अपन समझ जाएंगे कि अपने मृदा कौन सी है, लवणीय क्षार है। लेकिन मान लो बेस की मात्रा यानी क्षार की मात्रा जो है ना कम है तो मृदा कौन सी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो अपन इसको पता करने के लिए किस प्रकार का सूत्र यूज करते हैं, तो याद रखना है कि सूत्र होता है अपने पीबीएस का एक्सचेंजेबल बेस यानी जो विनिमयशील जो क्षार होते हैं उनकी मात्रा अपॉन में लिखना है आपको CEC। और CEC की बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। क्या होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी या धनायन विनिमय क्षमता। कौन सी क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता। और याद रखना है कि यदि मान लो मृदा में धनायन विनिमय क्षमता अधिक होंगे तो मृदा में क्या होती है कि मृदा में क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है, और धनायन विनिमय क्षमता कम होती है तो मृदा में क्या होती है, अम्ल की अधिकता होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं एक पीएच के द्वारा याद करते हैं कि पीएच की बात करता हूँ। अच्छा हाँ, इसमें क्या होता है कि जो अपने एक्सचेंजेबल बेस होते हैं उसमें CEC का भाग दे लेते हैं तो उससे अपन को पीबीएस का पता चल जाता है। पीएच की बात करता हूँ ना मैं, तो पीएच में जो है ना आपको याद रखना है कि यदि मान लो पीएच 5.5 से कम है तो मृदा कौन सी होगी, अम्लीय होगी। और 5.5 से या 7 से ज़्यादा मृदा का पीएच है तो मृदा कौन सी हो जाएगी, लवणीय या क्षारीय मृदा। आगे बात करते हैं कि अपने पास जो CEC होता है, इस CEC का जो यूनिट होती है, यूनिट आपको ये वाली याद रखनी है कि सेंटीमोल प्रति ग्राम या प्रति किलोग्राम आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं अम्लीय मृदाओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो अम्लीय मृदाओं की विशेषताओं की बात करता हूं तो अम्लीय मृदाओं की विशेषताओं में सबसे पहले आता है लाइट टेक्सचर यानी जो टेक्सचर यानी जो कणाकार होता है वो हल्का कणाकार होता है। इसके अलावा हाई क्या होता है, ये परमाबिलिटी होता है यानी उसमें क्या होता है, देखो सर यानी जो पारगम्यता होती है ना वो थोड़ी हाई होती है। पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जो जल को धारण करने की जो क्षमता होती है ना वो कम होती है। तो आपको 2-3 चीज़ें आपको याद रखना होता है कि सबसे पहले लाइट टेक्सचर होता है यानी हल्का जो है ना कणाकार होता है, गठन होता है। हाई परमेबिलिटी होता है यानी सरंध्रता या पारगम्यता ठीक ठाक होती है। पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता कम होती है। और अपने पास पुअर ऑर्गेनिक मैटर यानी जो अपने कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा भी किसमें कम होती है, अम्लीय मृदा में। तो आपको इनके गुणों के बारे में याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखो मुख्यतः मैं बात करता हूं तो केओलिनाइट जो क्ले होता है ना, यानी केओलिनाइट जो क्ले मिनरल होता है ना उनकी बात करता हूं तो देखो अपन बात करें एसिडिक सॉइल की, तो एसिडिक सॉइल में जो है ना एक तो लाइट कलर होता है, इसके अलावा अपने पारगम्यता ठीक ठाक होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, और ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो भी कम होता है। और इसमें क्या होता है कि जो केओलिनाइट जो क्ले मिनरल होता है यानी जो केओलिनाइट खनिज होता है वो कभी कभी इलाइट्स यानी देखो अपने पास एसिडिक जो सॉइल होती है ना, इस एसिडिक सॉइल में कौन सा मिनरल पाया जाता है, केओलिनाइट। कौन सा पाया जाता है, केओलिनाइट पाया जाता है। कभी कभी कौन सा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है इलाइट भी कभी कभार पाया जाता है, लेकिन मुख्य तो कौन सा पाया जाता है, केओलिनाइट पाया जाता है। तो यही अपने पास बोल रहे हैं, इसका मतलब सीधा से यही है कि अपने पास केओलिनाइट खनिज अधिकतर पाया जाता है, कभी कभार जो है ना इलाइट भी पाया जाता है। आप जानते हो 3 प्रकार के खनिज होते हैं, एक तो होता है केओलिनाइट, एक होता है मोंटमोरियनाइट और एक होता है इलाइट। आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी अपने किसके बारे में बात कर ली कि जो अम्लीय मृदाएं होती हैं उनमें फिजिकल यानी किस प्रकार से वो दिखाई देती है, अपने उसमें किस प्रकार से फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुणधर्म अपन ने बात कर ली। आगे बात करते हैं केमिकल गुणधर्म की बात करते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं कि जो अपने अम्लीय मृदाएं होती हैं, अम्लीय मृदाओं में केटाइन की अपेक्षा किसका मान ज़्यादा होता है, ऋणायन का मान ज़्यादा होता है। यानी ऋणायन का मान ज़्यादा होता है, धनायन की अपेक्षा ऋणायन का मान ज़्यादा होता है। और क्रियाशील और स्थिति मृदा यानी मृदा की जो स्थिति होती है, क्रियाशीलता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा प्लांट पर जो है ना प्लांट पर नहीं, मृदा में जो है ना किसकी अधिकता हो जाती है, एल्यूमिनियम और आयरन खनिजों की अधिकता हो जाती है। यानी जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, उनकी अधिकता हो जाती है और हानिकारक प्रभाव इससे मृदा में पड़ता है और पोषक तत्वों की उपलब्धता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बात करते हैं, यदि मान लो पीएच कम है तो ऐसे कौन कौन से मतलब अपने पास पोषक तत्व हैं जो कम पीएच पर प्राप्त होते हैं पौधे को, ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो पौधे को मध्यम पीएच पर और हाई पीएच पर जो है प्राप्त होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि न्यूट्रल पीएच पर जो है ना हमेशा फॉस्फोरस और बोरॉन पौधे को प्राप्त होते हैं। हाई पीएच पे अपने मोलिब्डेनम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये प्राप्त होते हैं। जबकि लो पीएच पर हमेशा यानी कम पीएच पर या अम्लीय मृदा में अपने पास एल्यूमिनियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट आदि की क्या होती हैं, अधिकता होती है या ये जो है ना अधिक मात्रा में पाई जाती हैं।
जितने भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो किस में आते हैं, यानी लो पीएच पर पौधे को प्राप्त होते हैं। किस किस को छोड़कर, ओनली मोलिब्डेनम और बोरॉन को छोड़कर। और जितने भी जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं यानी कि फॉस्फोरस के अलावा जितने भी मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो अधिक पीएच पर जो है ना मृदा में और पौधे में प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं, देखो कि अपने पास दो चीज़ें देख ली अपन ने। एक तो देख ली अम्लीय मृदाओं की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी किस प्रकार से बाहर से दिखाई देती हैं, कि अम्लीय मृदाओं में जो है ना लाइट क्या पाया जाता है, टेक्सचर पाया जाता है, इसके अलावा हाई परमेबिलिटी पाई जाती है अपने पास, और इसके अलावा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसका मान कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम होते हैं। जबकि अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या देखा अपन ने कि कैटायन की अपेक्षा क्या होता है, ऋणायन अधिक होता है, और क्रियाशीलता मृदा की स्थिति वो जो है ना कम होती है। पौधे पर जो है ना एल्यूमिनियम आयन की अधिकता होती है। इसके अलावा ये पीएच के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं बायोलॉजिकल कंडीशन यानी जैविक दशा कैसी होती है मृदा की अम्लीय मृदाओं में। तो अम्लीय मृदाओं में बैक्टीरिया की जो है ना अपेक्षा फंगस अधिक होता है। यानी जो अम्लीय मृदाएं होती हैं, कौन सी मृदाएं होती हैं, अम्लीय मृदाएं। अम्लीय मृदाओं में किसकी अधिकता होती है, तो आपको याद रखना है अम्लीय मृदाओं में कवक की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, कवक की अधिकता होती है। अब कवक की अधिकता क्यों होती है, बैक्टीरिया की क्यों नहीं होती है, तो उसका कारण है कि अम्लीय मृदा में बैक्टीरिया की अपेक्षा फंगस अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि फंगस की जो अवधि है ना, या फंगस की जो बात करते हैं आबादी, फंगस की आबादी पर पीएच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कवक जो होता है ना, इस कवक पर पीएच का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पीएच ज़्यादा हो चाहे कम हो, ये हमेशा जो है ना जीवित रूप में उपलब्ध रहता है। तो याद रखना है कि आपको कवक की आबादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि बैक्टीरिया जो है ना नष्ट हो जाता है या उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा जो है ना अम्लीय मृदाओं में किसकी अधिकता होती है, कवक की अधिकता होती है। आगे बात करते हैं फंगस से क्या होता है, रोग, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा अम्लता बढ़ने से जैविक पदार्थों का विघटन और खनिजीकरण और नाइट्रिफिकेशन की दर घट जाती है। यानी अपन जानते हैं कि जो अपने मृदा होती है उस मृदा में जो खनिजीकरण होता है और नाइट्रिफिकेशन होता है वो लगभग 6.5 से 7.5 पीएच पर होता है। यानी 6.5 से 7.5 पीएच पर मतलब कौन सी प्रक्रियाएं होती है मृदा में, तो खनिजीकरण है, नाइट्रिफिकेशन है, विघटन है, ये अधिक होता है। लेकिन मान लो अम्लताएं यानी मृदा में पीएच कम है तो इनकी जो है ना दर कम हो जाती है। नाइट्रिफिकेशन की, खनिजीकरण की और विघटन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बात करते हैं कि अम्लीय मृदाएं होती हैं, इनका किस प्रकार से मैनेजमेंट करना होता है। तो मृदा पीएच के अनुकूल उचित फसल या फसल प्रजाति को उगाया जाता है। यानी जो अम्लीय मृदाएं होती हैं, इन अम्लीय मृदाओं की प्रतिरोधी यानी रेजिस्टेंट जो क्रॉप होती हैं, प्रतिरोधी जो फसलें होती हैं, उनका अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उनकी बुवाई करते हैं, जिससे क्या होता है, इनका मैनेजमेंट होता है और मृदाओं पर भी, फसलों पर भी क्या होता है, हानिकारक प्रभाव कम होता है। आगे बात करते हैं, कुछ और पदार्थ लिए जाते हैं जिसे अपने चुना कि अपन जानते हैं। देखो 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि एक तो होता है अम्लीय मृदाएं, एक होता है अपने पास लवणीय मृदाएं, एक होता है क्षारीय मृदाएं। कौन सी मृदाएं, क्षारीय। अम्लीय मृदाओं में हमेशा आपको याद रखना है कि अम्लीय मृदाओं में अपन चूना का प्रयोग करते हैं। प्रबंधन में किसका यूज करते हैं, चूना का। लवणीय मृदाओं में अपन निक्षालन करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, निक्षालन या लीचिंग करते हैं। जबकि अपने पास क्षारीय मृदाओं में क्या करते हैं अपन, तो क्षारीय मृदाओं में जिप्सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो चूना का यूज किस में किया जाता है, अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। और साधारणतया 4.8 पीएच के लिए 35 टन प्रति हेक्टेयर चूना लगता है। कितना चूना लगता है, यानी यदि मैं बात करता हूँ कि यदि मृदा का पीएच मान कितना है, 4.8, मृदा का पीएच मान जो है ना 4.8 पीएच की वाली मृदा है, तो उसमें 1 हेक्टेयर में, यानी 1 हेक्टेयर में जो है ना कितना चूना लगता है, तो आपको याद रखना है 1 हेक्टेयर में 35 टन चूना लगता है। 35 टन, कितना टन, 35 टन चूना लगता है। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है क्योंकि फैक्ट में कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है। लाइमिंग मटेरियल की बात करता हूँ, यानी ऐसे कौन कौन से पदार्थ है, चूने के ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं, पदार्थ हैं जिनका अपन जो है ना चूने के रूप में उपयोग करते हैं। तो एक तो होता है कैल्शियम लाइम स्टोर, यानी इसका जो है ना 90% यूज किया जाता है। यानी जो कैल्शियम लाइम स्टोर है ना, इसका उपयोग 90% से ज़्यादा किया जाता है। एक होता है डोलोमाइट, डोलोमाइट में भी जो है ना कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका भी प्रयोग अपन चूने के रूप में करते हैं। क्विक लाइम का यूज करते हैं, इसके अलावा चौक का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, अपन बहुत सी जगह पढ़ते हैं बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी की आपको इकाई याद रखनी है, मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। क्या ये इकाई होती है, मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है, प्रति मीटर क्यूब होता है, तो आपको याद रखना है।
आगे बात करते हैं। देखो अपने इरिगेशन वाटर को लेकर टॉपिक आता है, तो अपने किस किस बारे में बात कर ली, तो अपन ने 3 टॉपिकों को यानी 3 मृदाओं के बारे में बात कर ली। किसके बारे में बात कर ली? 3 मृदाओं की बात कर ली अपन ने। एक तो अम्लीय मृदाओं के बारे में पढ़ लिया अपन ने लवणीय मृदाओं के बारे में पढ़ लिया, अपन ने क्षारीय मृदाओं के बारे में पढ़ लिया। और यहीं से अपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बीएससी में। तो अपने आपको मैंने जो आपको अभी बताया इनके फैक्ट को आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। कौन सी मृदा में कितना पीएच होता है, कितना ईसी होता है, कितना ईएसपी होता है, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं इरिगेशन वाटर को लेके, कि इरिगेशन वाटर को अपन बोलते हैं सिंचाई जल। क्या बोलते हैं? सिंचाई जल। कि सिंचाई जल किसको बोलते हैं? सिंचाई जल का मतलब होता है कि मृदा में नमी बनाए रखने के लिए, पौधों को उपलब्ध दशा में पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए यदि अपन मृदा में कृत्रिम रूप से पानी देते हैं तो उसको बोलते हैं सिंचाई। क्या बोलते हैं? सिंचाई। यानी मृदा में कृत्रिम रूप से क्या देना? पानी देना। तो सिंचाई की बात कर लेता हूँ। तो सिंचाई की परिभाषा होती है कि मृदा में कृत्रिम रूप से पानी देना। मृदा में कृत्रिम रूप से क्या देना? पानी देना। कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से यदि अपन पानी दे देते हैं उसको बोलते हैं सिंचाई। और यदि मान लो प्राकृतिक रूप से पानी मिल रहा है पौधे को, मृदा को, तो उसको तो बोलते हैं बारिश यानी वर्षा बोलते हैं। लेकिन कृत्रिम रूप से पानी दे रहे हैं उसको बोलते हैं सिंचाई। और सिंचाई क्यों की जाती है, तो आपको सिंचाई करने के उद्देश्य भी थोड़े से याद रखने हैं। तो सबसे पहले अपने पास मान लो जैसे कोई कोशिका है, तो कोशिका को स्फीति प्रदान करने के लिए, फुलाई रखने के लिए, उसमें मान लो पोषक तत्व प्रदान करने के लिए, इसके अलावा मृदा में जो है ना नमी की मात्रा बनाए रखने के लिए। तो इन सभी उद्देश्यों के लिए अपन कौन सी क्रिया करते हैं? सिंचाई करते हैं। यानी सिंचाई करते हैं, पौधे को कृत्रिम रूप से पानी देते हैं। अब देखते हैं इसमें देखो कि इरिगेशन वाटर क्या होता है। तो द आर्टिफिशियल ऑफ वाटर, यानी वाटर को कृत्रिम रूप से देना फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई मॉइस्चर एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ, यानी पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक जो नमी है उसको उपलब्ध करवाने के लिए अपन कृत्रिम रूप से यदि पानी देते हैं पौधे को, तो उसको क्या बोलते हैं? अपन इरिगेशन वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिगेशन वाटर बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि पौधों की उचित वृद्धि के लिए जल की प्रचुर मात्रा के साथ साथ जल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इरिगेशन वाटर की क्वालिटी जल में विलय लवणों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं कि जल की क्वालिटी मुख्य रूप से 4 विशेषताओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कौन कौन सी 4 विशेषताएं जिनके द्वारा निर्धारित करते हैं कि मृदा में जल की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने पास आता है कि जल की क्वालिटी में सबसे पहले अपन को पता करना होता है कि जल में जो है ना सॉल्ट कितने हैं, यानी टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन इन वाटर है। यानी जो अपने सॉल्ट जल होता है, मृदा जल होता है, या फिर अपने जो जल होता है सिंचाई के लिए जो जल देते हैं उसमें कितने लवणों की कितनी सांद्रता है, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं। एक होता है अपने पास, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपने मृदाएं होती है ना, मृदा की बात कर लेता हूँ, सॉरी मृदा नहीं, जल, सिंचाई जल की बात करें अपन, तो सिंचाई जो जल होता है ना, इस सिंचाई जल में अपन को 4 विशेषताओं के बारे में याद रखना होते हैं। तो सबसे पहली विशेषताएं आती है अपने पास कौन सी, कि साल्ट कितने, मृदा में जो जल देते हैं अपन पौधों के लिए, तो उस जल में साल्ट की लवणों की मात्रा कितनी है। तो उसके आधार पर अलग अलग जल होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इरिगेशन जो वाटर होता है ना, इरिगेशन वाटर में सोल्यूबल साल्ट का कंसंट्रेशन को इसी के रूप में ज्ञात करते हैं। यानी अपने कैसे पता करेंगे मृदा में कितने सोल्ट है, कितने लवण है, तो उसको इसी के रूप में ज्ञात करते हैं। और इसी की इकाई आप जानते हो कौन सी होती है, तो डेसीसाइमन प्रति मीटर होती है। इसी की इकाई होती है डेसीसाइमन प्रति मीटर क्यूब होती है। आगे बात करते हैं, अब देखो एक यानी इसी की बात करता हूँ, तो एक डेसीसाइमन में जो है ना 640 ppm होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि एक डेसीसाइमन में 640 ppm साल्ट होते हैं। कितने होते हैं? 640 ppm सोल्यूबल यानी विनयशील साल्ट होते हैं। और ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब साल्ट की मात्रा के आधार पर अलग अलग प्रकार की जल होते हैं। सबसे पहला आता है लो सोलिनिटी वाटर, यानी इसमें क्या होता है, निम्न लवण जल होता है। इसमें क्या होता है, लवणों की मात्रा जो है ना 0.2 डेसीसाइमन से क्या होते हैं, कम होती है। एक होता है मीडियम सोलिनिटी वाटर, यानी इसमें लवणों की मात्रा जो है ना, इसमें ईसी का मान जो है ना 0.25 से 0.75 डेसीसाइमन प्रति मीटर होता है। इसके अलावा
एक होता है हाई सैलिनिटी वाटर, इसमें क्या होता है कि इसी का मान होता है 0.75 से 2.25, कितना होता है 0.75 से 2.25 डेसीसाइमन प्रति मीटर। इसके अलावा एक होता है वेरी हाई सैलिनिटी वाटर, इसमें क्या होता है 2.25 से 5 डेसीसाइमन तक मान होता है। और एक होता है एक्सेसिव या एक्सेस हाई सैलिनिटी वाटर, यानी इसमें अत्यधिक खारा पानी होता है, इसमें क्या होता है या तो डेसीसाइमन का मान जो है ना कितना होता है 5 होता है, या फिर क्या होता है 5 से कम होता है। तो 4 प्रकार के अपने पास जल देखने को मिलते हैं कि सबसे पहले होता है निम्न लवण जल, एक तो होता है निम्न लवण जल, एक होता है मध्यम लवण जल, एक होता है अपने पास उच्च लवण जल। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि ये आपको पूछ सकता है, वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कौन से वाटर में किस प्रकार से कितनी मात्रा, मतलब कितनी इसी का मान कितना होता है, तो ये चीज़ें आपको पूछी जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक तो होता है निम्न लवण जल, एक होता है मध्यम लवण जल, एक होता है उच्च लवण जल, एक होता है डियर स्टूडेंट अपने पास अधिक या अधिक मतलब बहुत ज़्यादा वेरी हाई, यानी वेरी हाई। एक होता है अपने पास अत्यधिक, अत्यधिक यानी खारा पानी, बिल्कुल खारा पानी, तो अत्यधिक खारा पानी। देखो कि अपने पास जो निम्न लवण जल होता है ना, इसमें जो इसी का मान होता है, इसी का मान इसमें तो होता है कितना 0.2 या 0.25 से कम होता है, 0.25 से कम जो है ना डेसीसाइमन प्रति मीटर का मान होता है। इसमें मध्यम में अपने पास इसी का मान होता है 0.25 से 0.75 डेसीसाइमन, उच्च में होता है 0.75 से 2.25, एक होता है अधिक, यानी इसमें क्या होता है 2.25 से 5 के आसपास होता है। और अत्यधिक खारा पानी होता है, उसमें क्या होता है 5 से अधिक 5 या 5 से कम होता है, 5 या 5 से कम होता है। तो ये चीज़ जो है ना मैंने आपको बता दी, इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखो कि अपने पता करें कि जल में किस किस प्रकार के जल होते हैं। अपने सबसे पहले देख ले ईसी के आधार पर, ईसी को अपन मापते हैं डेसीसाइमन प्रति मीटर से। दूसरा आता है कि मृदा में अपने जो जल होता है उस जल में सोडियम और कैल्शियम की मात्रा कितनी है, तो उसके आधार पर अपन पता करते हैं। तो यदि पानी में मान लो सोडियम का रेशियो अधिक होता है तो क्षार संकट अधिक होता है, यानी मान लो कोई जल है अपने, उस जल में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, तो सोडियम की मात्रा ज़्यादा यानी जो जल होता है वो जल भी क्या होता है हानिकारक होता है, जल भी कैसा होता है खराब होता है, खराब जल माना जाता है, अच्छा जल नहीं माना जाता है। आगे बात करते हैं, परंतु यदि मान लो कैल्शियम और बोरॉन और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्षार संकट कम होता है। यानी अपने पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है देखो, एक तो होता है अपने पास सोडियम, एक होता है अपने पास कैल्शियम और मैग्नीशियम। यदि मान लो मृदा में जल में यदि मान लो जल में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है तो अपने पास जो है ना जल कैसा माना जाता है खराब माना जाता है, जल कैसा माना जाता है खराब जल माना जाता है। और यदि मान लो मृदा में जो अपने पास कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो अपने जो जल होता है सिंचाई के लिए उस जल में मान लो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता है तो जल कैसा माना जाता है अच्छा माना जाता है, कैसा माना जाता है अच्छा माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अपन को ये रेशियो कैसे याद करना है, कैसे ज्ञात करना है, तो उसका एक सूत्र होता है कि सोडियम ऊपर आता है सोडियम इंटू 100, यानी सोडियम को 100 से गुणा करते हैं, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम और सोडियम को जो है ना उनका योग करके उसका भाग देते हैं। ठीक है, इरिगेशन वाटर में सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम का रेशियो 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 1 से अधिक रेशियो नहीं होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, ये याद रखना है। आगे बात करते हैं कि दो चीज़ें देख ली, एक तो देख लिया अपने इसी के आधार पर जल, एक देख लिया कि अपने मृदा जल में मतलब विशेषताओं की बात करें तो इसमें किस किस चीज़ों की बात करें, गुणधर्म की बात करें तो उसमें सबसे पहले इसी के बारे में देख लिया अपन ने, उसके बाद सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के रेशियो के बारे में बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, यानी अपने जो कार्बोनेट होते हैं बाइकार्बोनेट होते हैं या फिर अपने जो अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट होते हैं उनका मान कितना होता है। तो इसके आधार पर जो है ना अलग अलग जो है ना क्या होते हैं जल होते हैं, एक तो होता है क्लास फर्स्ट, यानी एक तो होता है फर्स्ट क्वालिटी का जल, एक होता है सेकंड, एक होता है थर्ड, यानी एक तो होता है सुरक्षित जल, कैसा होता है सुरक्षित जल, एक होता है मार्जिनल या सीमांत या सामान्य जल, एक होता है अनसेफ यानी असुरक्षित जल होता है। यदि मैं बात करता हूँ सेफ जल में जो अपने RSC यानी अवशिष्ट सोडियम प्रतिशत हैं या अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट है उसका मान कितना होता है तो 1.25 से कम होता है। मार्जिनल में कितना होता है 1.25 से 2.50 होता है, जबकि अनसेफ यानी जो असुरक्षित है उसमें होता है 2.50 से अधिक।
आगे बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ बोरॉन, यानी मृदा में कितने जो जल होता है, बार बार मृदा आ रहे हैं नाम में, तो आपको समझना है कि जल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जल की बात कर रहा हूँ तो मृदा अपने जो जल होता है उस जल में बोरॉन कितने हैं, तो बोरॉन और जो हानिकारक जो एलिमेंट है उनकी बात कर लेते हैं। तो सेलाइन वाटर का ट्रीटमेंट करके, सेलाइन वाटर का जो है ना ट्रीटमेंट करके वाटर को जो है ना कृषि के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि मैं बात करता हूँ कि क्या करते हैं अपन, यदि अपन बोरोन ज़्यादा है, मान लो बोरोन की क्वांटिटी किस प्रकार से, यदि हानिकारक क्वांटिटी उनकी है तो उसको किस प्रकार से मैनेज करेंगे, उसको किस प्रकार से ठीक करेंगे। तो याद रखना है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिल्यूशन करते हैं। डिल्यूशन का मतलब होता है कि अपन एक घोल बनाते हैं, उस घोल में जो है ना अच्छे पानी से, मतलब गुड क्वालिटी का जो वाटर होता है उससे क्या करते हैं, पतला करते हैं, यानी उसमें मिला लेते हैं पानी में। तो खराब पानी में अच्छा पानी मिला लेते हैं, उससे क्या होता है पानी अच्छा हो जाता है थोड़ा बहुत। और क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं विद अमेंटेंट्स, यानी जो उनकी उपचार की विधियाँ हैं, उनके तरीके, उनके पदार्थ जो हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा जो है ना अपन जो अपने आयन एक्सचेंज होते हैं ना, उन आयन एक्सचेंज पदार्थों के द्वारा क्या करते हैं अपन मतलब निक्षालन करते हैं, अच्छे जल से जो है निक्षालन करते हैं। उससे भी क्या होता है, इस मतलब हानिकारक जो जल होता है या फिर खराब जल होता है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। याद रखना है कि चारकोल जो है ना आईईसी अधिक होने पर, यानी आईईसी का मतलब होता है आयन एक्सचेंज कैपेसिटी, यानी आईईसी जो है ना इसकी बात करता हूँ, इसके अधिक होने पर जो है ना सेलाइन वाटर की क्वालिटी सुधारने में किसका यूज़ करते हैं, चारकोल का। यानी मान लो सेलाइन वाटर है उसकी क्वालिटी ख़राब है तो उसको सुधारने के लिए किसका यूज़ करते हैं, चारकोल का यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है। ट्रीटमेंट विद अमेंटेड्स, यानी कि जिप्सम का यूज़ करते हैं, गोबर की खाद का यूज़ करते हैं, बेसिक सल्फर का यूज़ करते हैं, आदि के द्वारा अपन जो है ना मृदा जल को सुधार सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इनके बारे में याद रखना है कि तो अपन ने 3-4 चीज़ों के बारे में बात कर ली। सबसे पहले अपन ने बात कर ली ईसी के बारे में, ईसी की इकाई होती है डेसीसाइमन प्रति मीटर। उसके बाद अपन ने किसकी बात कर ली, अपने पास सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम रेशियो की बात कर ली, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद अपन ने आरएससी यानी जो अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट है उसके बारे में बात कर ली। इसमें तीन प्रकार का जल होता है, एक तो होता है सुरक्षित, एक होता है असुरक्षित, एक होता है सीमांत। सुरक्षित में जो अपने पास आरएससी का मान है 1.25 से कम होता है, असुरक्षित में अपने पास 2.50 से अधिक होता है, जबकि मार्जिनल में 1.25 से 2.50 होता है। आगे बात करते हैं, देखो डियर स्टूडेंट अपने पास आता है नेक्स्ट सोइल पोल्यूशन। कौन सा टॉपिक आता है, सोइल पोल्यूशन या सोइल पोल्यूटेड की बात करते हैं, यानी मृदा प्रदूषण। क्या होता है मृदा प्रदूषण, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण बोलते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ, देखो मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इसको मैं इजी लैंग्वेज में एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में से हैं तो मैं आपको एक बार इसको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि मृदा प्रदूषण क्या होता है। मृदा प्रदूषण का मतलब होता है कि यदि मान लो मृदा है, उस मृदा की भौतिक, जैविक और जो रासायनिक दशा होती हैं, मृदा की भौतिक, जैविक और जो रासायनिक दशा होती हैं उसमें कुछ हानिकारक परिवर्तन हो जाती हैं, जिससे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, या फिर अपने जो यील्ड है वो भी कम हो जाती हैं और मृदा पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं मृदा प्रदूषण। यानी कि मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक दशा में हानिकारक क्या होना, परिवर्तन होना, उसी को क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण बोलते हैं। एक बार देख लो इसमें कि मृदा प्रदूषण क्या होता है। देखो कि सोइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द अनडिजायरेबल चेंज, यानी अपरिवर्तन, हानिकारक अपरिवर्तन या हानिकारक परिवर्तन इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी जो मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक जो विशेषताएं होती है या गुणधर्म होते हैं उनमें कुछ हानिकारक परिवर्तन होते हैं विच हैव एडवर्स इफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। यानी इससे क्या होता है कि जब मृदा में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन होता है तो उससे क्या होता है कि जो अपने ह्यूमन होते हैं, इसके अलावा ह्यूमन होते हैं, अपने एनिमल होते हैं, और जो क्रॉप प्रोडक्शन है उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है, मानव स्वास्थ्य खराब होता है, इसके अलावा अपने जो पशु को स्वास्थ्य होता है उस पर भी क्या होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये मृदा प्रदूषण को लेकर याद रखना है। आगे बात करते हैं कि पोल्यूशन, एक शब्द आता है, देखो पोल्यूशन, कौन सा शब्द आता है, पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है ना कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा कौन सा, अपने पोल्यूशन। तो पोल्यूशन एक लैटिन भाषा का शब्द है, और इसके क्या कारण है, यानी जो अपने सोइल हैं, सोइल पोल्यूशन हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, तो वो किस कारण की वजह से हो रहा है, क्या क्या कारण है जिनकी वजह से मृदा में प्रदूषण हो रहा है।
तो सबसे पहला कारण है कि डिफरेंट केमिकल यूज एज पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि अपन विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं, रसायन यूज करते हैं, उर्वरक यूज करते हैं अपन खरपतवार को नष्ट करने के लिए, कीटों को नष्ट करने के लिए। अपन जो हानिकारक दवाइयाँ, रसायन, उर्वरक जो भी यूज करते हैं ना मृदा की, उससे क्या होता है मृदा की गुणवत्ता खराब होती है और मृदा में प्रदूषण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मृदा में प्रदूषण बढ़ता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि मृदा में अपन विभिन्न प्रकार के हानिकारक केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, उससे क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन होता है। दूसरा कारण है कि अपने पास नॉन डिग्रेडेबल यानी ऐसे पदार्थ अपन यूज करते हैं जो विघटित नहीं होते हैं, अच्छे से मतलब सड़ते गलते नहीं है, उनका अपघटन नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ अपन शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि मृदा में जब वो ऐसे पदार्थ जाते हैं तो मृदा में जो है ना प्रदूषण बढ़ता है और वो अपघटित नहीं होते हैं, इसलिए मृदा प्रदूषित होती जाती है। तीसरा कारण है कि एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा होती है, उससे भी क्या होता है अपने पास जो मृदा है उसमें प्रदूषण होता है। इसके अलावा हेवी मेटल्स यानी भारी जो धातुएं हैं उनका भी यूज करते हैं अपन, उसकी वजह से भी जो है ना क्या होता है मृदा में अपघटन नहीं होता है, उससे क्या होता है मृदा खराब होते हैं और मृदा में प्रदूषण होता है। लैक ऑफ वेजिटेशन यानी कि जो अपने वृक्ष होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की कमी होती है तो वनस्पति की कमी होती है, उसके कारण भी क्या होता है अपने पास मृदा प्रदूषण होता है। सीवेज एंड स्लज यानी कीचड़ बहुत सी बार खेत में हो जाता है, रिसाव के कारण हो जाते हैं, तो अम्ल क्षारीय मृदा के कारण हो जाता है, तो उससे भी क्या होता है मृदा प्रदूषण हो जाता है। नेक्स्ट है कि डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन टू द सोइल यानी जो अपने उद्योग होते हैं उन उद्योग से जो भी अपने पास अपशिष्ट निकलता है या जो भी गंदा पानी वगैरह जो भी निकलता है पदार्थ, उनको क्या होते हैं बहुत सी बार खेत में डाल देते हैं लोग, मृदा में छोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो उससे भी क्या होता है मृदा प्रदूषित होती है। तो कुछ मृदा के प्रदूषित होने के कारण यदि आपसे पूछ लेना क्वेश्चन आ सकता है कि मृदा के प्रदूषित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए, तो आपको लिखना है कि उसमें क्या होता है। यदि आप मान लें छोटा क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो आपको ओनली ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, लेकिन मान लो बड़ा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको हेडिंग वाइज लिखाना है कि सबसे पहले हेडिंग लगानी है कि इसे मान लो हानिकारक पदार्थों का प्रयोग, अब उसमें लिखना है आपको कि इसे मान लो पेस्टिसाइड का, केमिकल का, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। इसके अलावा आप ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं इससे क्या होता है वो अपघटित नहीं होते हैं और मृदा में प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा एसिड रेन के कारण जो है मृदा प्रदूषण होता है। हेवी मेटल्स का यूज करने से होता है। इसके अलावा वेजिटेशन यानी वनस्पति की कमी के कारण जो है ना अपने प्रदूषण बढ़ता है। तो ये कारण आपको लिखने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आता है अपने पास कि और क्या कारण हो सकते हैं कि परकोलेशन ऑफ कंटेमिनेट वाटर इनटू द सोइल यानी वाटर में जो अपने पास रसायन होते हैं, अपने अच्छे जो पदार्थ होते हैं उनका क्या हो जाता है परकोलेशन हो जाता है, यानी कि अपने पास जो मृदा होती है उस मृदा में हानिकारक जो पदार्थ होते हैं ना उनका क्या करते हैं परकोलेशन करते हैं यानी मृदा में छोड़ देते हैं, उससे भी क्या होता है मृदा प्रदूषण होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद है। और क्या है कि रupture ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक यानी जो अंडरग्राउंड ऐसे टैंक बने होते हैं जिनमें कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो जब टैंक फट जाते हैं या फिर उनसे जो पदार्थ हैं वो बाहर आ जाते हैं किसी कारण की वजह से, तो उस वजह से भी क्या हो जाता है मृदा प्रदूषित हो जाती है। तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं या कुछ चीज़ें ऐसे प्रयोग करते हैं अपन जिसके कारण मृदा प्रदूषण होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन यानी अपन मृदा में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं तो उससे भी क्या होते हैं मृदा प्रदूषित होती है। इसके अलावा हेवी मेटल्स का यूज़ करते हैं, जैसे मान लो मरकरी हैं, लेड हैं, क्रोमियम है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, इनका यूज करने से क्या होता है मृदा प्रदूषित होती है। पेस्टिसाइड का अपन यूज कर लेते हैं और फर्टिलाइजर का, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि यदि मान लो मृदा प्रदूषित हो गई तो उसका कंट्रोल भी करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए अपन कौन कौन सी चीज़ों का यूज करेंगे, तो याद रखना है कि कंट्रोल ऑफ सोइल पोल्यूशन, तो इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले बात कि अपने रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यानी जो केमिकल हानिकारक रसायन होते हैं, फर्टिलाइजर उर्वरक होते हैं और जो पेस्टिसाइड होते हैं उनका क्या करो रिड्यूस करो यानी उनका उपयोग कम करो, उनकी दर को कम से कम करो। इसके अलावा रिसाइकलिंग यानी अपने जो पदार्थ यूज करते हैं उनका रिसाइकलिंग करो, पुनर्चक्रण करो, रिकवरिंग उनका पुनर्भरण करो। इसके अलावा रिफॉरेस्टिंग यानी पौधे अधिक से अधिक पौधे लगाओ, तो उससे भी क्या होता है अपने मृदा में प्रदूषण कम होता है। सॉइल वेस्ट ट्रीटमेंट यानी मृदा में जो वेस्ट है पड़ा हुआ है उसका ट्रीटमेंट करो, उपचार के द्वारा उसको ठीक करो। इसके अलावा एडोप्शन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी जो अपने सतत खेती है ये जिसमें अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए, उससे भी क्या होता है मृदा में प्रदूषण कम होता है। आगे बात करते हैं कि अपने पास
जो बायो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है यानी INM है, INM का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए, बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए, कंपोस्टिंग यानी कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए अपने खेत में। उससे क्या होता है, मृदा में प्रदूषण कम होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं कंपैक्टेड सोइल। क्या होता है कंपैक्टेड सोइल? देखो एक टॉपिक आता है इसको बोलते हैं कंपैक्टेड सोइल। कंपैक्टेड सोइल, इस कंपैक्टेड का अर्थ होता है संकुचित। क्या होता है? संकुचित। यानी यदि मान लो कोई मृदा है, उस मृदा में क्या करते हैं, यदि मृदा में जैसे मान लो ये चीज़ आप इधर देखो कि जैसे मान लो ये कोई मृदा है। अब इस मृदा में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के क्या होता है कण होते हैं। ये जैसे मान लो अलग अलग प्रकार के कण हैं और उनमें बहुत सारे गैप होता है। जब किसी कारण से मृदा में गैप कम हो जाता है और मृदा में जो कण हैं वो पास पास आ जाते हैं, कि जैसे मृदा है, इस मृदा में क्या हुआ, फिर कण पास पास आ गया यानी संकुचित हो गई मृदा। संकुचित हो किसी दबाव के कारण मृदा में कण पास पास आ जाते हैं, उनमें रंध्रावकाश कम हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं मृदा, क्या बोलते हैं उसको, संकुचित मृदा या मृदा संकुचन। क्या बोलते हैं? मृदा संकुचन। यानी मृदा में भारी दबाव के कारण मृदा के जो कण होता है उनका जो अंतराल होता है उसमें कमी आना और मृदा में जो रंध्रता होती है उसमें कमी आना, तो उसी को बोलते हैं अपन क्या, मृदा संकुचन। क्या बोलते हैं? मृदा संकुचन। तो याद रखना जो कंपैक्टेड सोइल होती है उसमें क्या होता है, मृदा संकुचित हो जाती है। तो देखो कंपैक्टेड सोइल, इसमें इंग्लिश में मैं थोड़ा सा जो आपको समझ में आए वैसा वैसा बता दूंगा। इसमें वही बातें जो मैंने आपको बताई कि मृदा में संकुचन हो जाता है भारी दबाव के कारण, उससे क्या होता है मृदा में जो है ना रंध्र कम हो जाते हैं और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। आगे बात करते हैं देखो कि स्ट्रक्चर सोइल, देखो सोइल कंपोजिशन आल्सो नोन एज सोइल। देखो इसमें तो जैसे मतलब सही नहीं है बिल्कुल, तो आपको तो मैंने जो बताया ना आपको वो याद रखना है कि मृदा में भारी दबाव के कारण क्या हो जाता है, मृदा में जो कण है वो पास पास आ जाते हैं, मृदा में सरंध्रता कम हो जाती है, मृदा कठोर बन जाती है, तो उससे क्या होता है मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, तो मृदा क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं मृदा संकुचन। आगे बात करते हैं कोजेज, यानी क्या क्या कारण है जिसकी वजह से अपने मृदा में संकुचन होता है। तो पहला कारण है कि अपने भारी जो मशीनें होती हैं उनका यूज करते हैं अपन, उसकी वजह से क्या होता है मृदा में क्या होता है संकुचन होता है। इसके अलावा टिलेज प्रैक्टिस, यानी अपन कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं, ऐसा भू परीक्षण करते हैं जिससे क्या होता है मृदा में क्या होता है अपने पास संकुचन होता है। आगे बात करते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है इनसे। यदि मान लो मृदा में संकुचन हो गया, मृदा के कण पास पास आ गए, सूक्ष्म जीव कम हो गए, रंध्रता कम हो गई, तो उससे क्या क्या मृदा पर प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या और चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं। कि एक तो क्या होता है रिड्यूस क्रॉप ग्रोथ एंड क्वालिटी यील्ड, यानी मृदा की जो मृदा की वृद्धि है, क्वालिटी यानी उसकी जो गुणवत्ता है और उपज है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा इंक्रीज सरफेस वाटर रेनफॉल या रेन ऑफ सोइल इरोजन, यानी कि इसमें क्या होता है देखो कि अपने पास जो सोइल इरोजन है, मृदा अपरदन है, वो कम हो जाता है। और क्या हो जाता है कि जो बाढ़ आ जाता है, बहुत सी बार क्या होता है पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो उससे क्या हो जाता है, जैसे मान लो पानी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो उससे जो है ना मृदा को नुकसान कम होता है, और कुछ फायदे भी होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं। सभी चीज़ के दो पक्ष होते हैं, फायदा और नुकसान। तो मैं बात करता हूँ कि अपने पास जैसे मान लो क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्वालिटी यील्ड कम हो जाते हैं। फायदा क्या है कि अपने सोइल इरोजन कम हो जाता है, ठीक है, ये एक फायदा याद रखना है। और बाढ़ के कारण जो मृदा में अपरदन होता है वो भी कम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या होता है इससे, जो मृदा में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं हानिकारक पदार्थ, तो हानिकारक पदार्थों का क्या होता है जमाव होता है। हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है भाई, जमाव होता है, उनसे वो मृदा पर जम जाते हैं जब मृदा बहुत दिनों तक एक ही जगह पड़ी रहती है, तो उसके कारण। आगे बात करते हैं देखो, यदि मान लो अब देखो इसमें शायद छूट गया हो, यदि मान लो कोई मृदा है अपने पास, उस मृदा में जैसे मान लो अपने संकुचन हो गया। अब संकुचन हो गया तो मृदा को ठीक भी करना पड़ेगा, तो ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप जैसे मान लो मृदा संकुचन को ठीक करना है, तो उसके लिए आप जैसे मान लो समय समय पर क्या करता रहो, समय समय पर आप करो भू परीक्षण करो। इसके अलावा सिंचाई करो, सिंचाई करके भू परीक्षण करो। इसके अलावा अपने पास जो देसी खाद होती है उसका प्रयोग करो, ग्रीन मैन्योर का प्रयोग करो। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो, जिसके कारण जो है ना जो संकुचित मृदा है उसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा गर्मियों में जो है ना गहरी जुताई करना चाहिए, तो उससे भी मृदा जो है ठीक रहती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास जिसको बोलते हैं लैंड कैपेबिलिटी और क्लासिफिकेशन। लैंड कैपेबिलिटी यानी लैंड का मतलब होता है भूमि या मृदा, और कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, यानी जो मृदा है उसकी कितनी क्षमताएं, उस मृदा की क्षमताओं के आधार पर वर्गीकरण होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी मृदा की किस प्रकार क्या क्या क्षमताएं होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो
द फैक्टर विच डिटरमाइन द कैपेबिलिटी ऑफ अ सोइल आर पैरामीटर। यानी मृदा के पैरामीटर क्या होते हैं। सबसे पहली बात आती है पैरामीटर। पैरामीटर ऐसे फैक्टर होते हैं, ऐसे कारक होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि मृदा की क्षमताएं कितनी है। मृदा की क्षमता का निर्धारण करने वाले जो कारक होते हैं उन्हीं को बोलते हैं अपन मृदा पैरामीटर। क्या बोलते हैं? मृदा मापक या मृदा पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मृदा पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं। कि जैसे मान लो सोइल डेप्थ, यानी मृदा कितनी गहराई है, मृदा की कितनी गहराई है उससे भी अपन को मृदा की क्षमताओं का पता लगता है। इसके अलावा मृदा में कितने पत्थर हैं तो उससे भी अपन को पता लगता है। टेक्सचर यानी मृदा का कणाकार कैसा है, मृदा की संरचना स्ट्रक्चर कैसा है उससे भी पता चलता है मृदा की क्षमता का। और मृदा में कितनी पारगम्यता है तो उससे भी अपन को पता लगता है। यानी परमेबिलिटी कितनी है मृदा में, उससे भी अपन को मृदा की क्षमता का निर्धारण होता है। इसके अलावा मृदा की स्थलाकृति कैसी है, मृदा में जो अपरदन है वो कितना हो रहा है उससे भी अपन को पता चलता है मृदा की क्षमता का। और यदि मैं बात करता हूँ कि अपने पास सस्टेबिलिटी यानी ओवरफ्लो यानी बाढ़ से, और जो फ्लोडिंग बाढ़ होता है या जो हानिकारक जैसे मान लो कुछ पदार्थ होते हैं उनसे मृदा में किस प्रकार से नुकसान होता है तो उसके प्रति कितनी सस्टेनेबल, कितनी सहनशीलता है, तो उससे भी अपने जो मृदा होती है ना, इस मृदा की कैपेबिलिटी का क्या होता है, निर्धारण होता है। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक साल्ट, alkalinity and other unfavorable chemical properties such as pH, EC, जिप्सम। यानी मृदा में जो pH है, EC है, जिप्सम है वो कितने हैं तो उनसे अपन को पता चलता है कि मृदा टॉक्सिक यानी मृदा में कितने हानिकारक रसायन हैं, मृदा अम्लीय है, क्षारीय, लवणीय, तो उससे भी अपन का pH के द्वारा, EC के द्वारा पता लगता है। तो यदि इन चीज़ों का अपन मापन करते हैं तो मृदा की जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी है उसका निर्धारण करते हैं। तो इसके अलावा टेम्परेचर, मॉइस्चर, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, मृदा पैरामीटर किसको बोलते हैं, ऐसे कारक जो कि मृदा की क्षमताओं को निर्धारण करते हैं। और मृदा की क्षमताओं कौन कौन से कारक निर्धारण करते हैं, जिसे मैं बात करता हूँ कि मृदा की, अपन ने अभी देखा कि मृदा की गहराई कितनी है, मृदा में किस संरचना, मृदा का कणाकार कैसा है, मृदा में पारगम्यता कितनी है, मृदा की स्थलाकृति कैसी है, उसमें अपरदन कितना हो रहा है, इसके अलावा उसमें बाढ़ के प्रति सहनशीलता है कि नहीं है, उसमें पीएच का मान कितना है, ईसी का मान कितना है, उससे भी अपन को पता चलता है मृदा की कैपेबिलिटी के बारे में। आगे बात करते हैं कैपेबिलिटी क्लासेज। एक तो होता है कैपेबिलिटी क्लासेज, यानी मृदा की क्षमताओं के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लैंड सुटेबल एंड कल्टीवेशन, और एक होता है लैंड अनसुटेबल कल्टीवेशन। यानी कि कुछ ऐसी क्षमताएं होती है जो कि मृदा के लिए सुटेबल यानी अच्छी होती है, फेवरेबल होती हैं, जबकि कुछ तो ऐसी होती हैं जो है ना अपने मृदा के लिए अनसुटेबल होती हैं, यानी अच्छी नहीं होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंड सुटेबल एंड कल्टीवेशन, यानी ऐसी कौन कौन सी मतलब बात करते हैं परिस्थितियाँ हैं जिनसे ऐसी कौन कौन सी क्षमताएं जो मृदा के लिए अच्छी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यानी मैं बात करता हूँ कि अपने सीधा जो है ना मृदा की क्षमताओं की बात करता हूँ। मृदा की क्षमताओं के आधार पर वर्गीकरण को लेकर अपन बात कर रहे हैं। तो वर्गीकरण की मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि देखो, एक तो होता है कि भूमि के लिए उपयुक्त यानी भूमि उपयुक्त वर्गीकरण, यानी जो ऐसा क्षमताओं का वर्गीकरण जिसमें जो मृदा के लिए मतलब उपयुक्त होती है, जिसमें मृदा उपयुक्त होती है और फसलों के लिए अच्छी होती है, तो भूमि उपयुक्त वर्गीकरण। और एक होता है भूमि अनुपयुक्त। कौन सा होता है? भूमि अनुपयुक्त। भूमि अनुपयुक्त। एक तो होता है उपयुक्त जो भूमि के लिए उपयुक्त हो, एक होता है अनुपयुक्त, यानी इसमें उपयुक्त भूमि होती है उसको बोलते हैं भूमि उपयुक्त वर्गीकरण, और एक होता है भूमि जिसमें अनुपयुक्त हो, अच्छी भूमि नहीं हो, उसको बोलते हैं भूमि अनुपयुक्त वर्गीकरण। तो भूमि उपयुक्त में एक तो आता है अपने पास क्लास फर्स्ट। कौन सा आता है? क्लास फर्स्ट। एक आता है क्लास सेकंड, एक आता है क्लास थर्ड, और एक आता है क्लास 4, यानी 4 वर्गीकरण आते हैं किसमें? भूमि उपयुक्त में। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4। जबकि अपने क्लास भूमि अनुपयुक्त में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो एक आता है इसमें क्लास, देखो इसमें आता है क्लास 5, 6, 7 और 8, यानी इसमें 8 तक आता है, यानी टोटल 8 जो है ना 8 प्रकार की बात करते हैं तो होता है टोटल बात करें तो। लेकिन अपने भूमि उपयुक्त में तो होते हैं 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, जबकि भूमि अनुपयुक्त में होता है 5, 6, 7, 8, है ना। तो अब देखो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब अपन बात करें देखो किसको लेके,
क्लास फर्स्ट की बात करते हैं। क्लास फर्स्ट में क्या होता है कि ग्रीन रंग की जो है ना क्या होती है, सोइल होती है, हल्की हल्की ग्रीन होती है। इसमें ये अच्छी होती है, यानी वेरी गुड, यानी अच्छी क्वालिटी की मृदा होती है और डीप कल्टीवेट, यानी इसमें अच्छी गहराई वाली मृदा होती है, प्रोडक्टिव मृदा होती है और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है कल्टीवेशन की और अच्छी प्रकार की मृदा होती है सभी फसलों के लिए। दूसरी होती है अपने पास क्लास सेकंड। क्लास सेकंड में जो मृदा का रंग होता है वो थोड़ा सा येलो होता है। इसमें ये थोड़ी गुड क्वालिटी की होती है, ठीक ठाक होती है। इसमें बात करें तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन हल्की सी लिमिटेशन होती है, वरना नहीं होती है। इसमें डेप्थ है, ये थोड़ी ठीक ठाक होती है। टेक्सचर है इसका, कणाकार, ड्रेनेज थोड़ा अच्छा मतलब ठीक ठाक होता है। और अपने जो क्लास सेकंड है ना, ये अपने व्हीट, बार्ले और कॉटन यानी कपास, गेहूं और जौ के लिए अच्छा होता है। यानी मैं बात करता हूँ, अपन दो की बात कर ली, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में क्या देखा कि अच्छी, ये बहुत अच्छी होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत अच्छी, मतलब मृदा होती है, मृदा वर्ग होता है। जबकि इसमें क्या होता है, थोड़ी अच्छी होती है। ये अपने क्लास सेकंड है ना, क्लास सेकंड जो अपने होता है ना, ये गेहूं कपास के लिए अच्छा होता है। गेहूं, जौ और कपास के लिए अच्छा होता है। अब ये क्वेश्चन आपको या तो ऑब्जेक्टिव या खाली स्थान में पूछेगा कि अपने पास गेहूं, जौ और कपास के लिए मृदा की क्षमता के आधार पर कौन सा वर्गीकरण बेस्ट होता है, तो आपको याद रखना है क्लास सेकंड। कौन सा होता है? क्लास सेकंड होता है। आगे बात करते हैं क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में क्या होता है कि इसमें मृदा का रंग ब्राउन होता है, यानी भूरा भूरा होता है और मॉडरेटली होता है, यानी आधुनिक तरीके से ठीक ठाक होती है। गुड कल्टीवेशन होता है इसमें और मतलब समतल मृदाएं होती है एक प्रकार से, है ना, समतल मृदाएं होती हैं। एक होता है अपने पास, इसमें क्या होता है कि लिमिटेशन ऑफ मॉडरेट इरोजन, यानी इसमें जो मृदा अपरदन होता है उसका क्या होता है, थोड़ा लिमिट होती है, सीमित होता है। और सोइल डेप्थ और सोइल इसमें जो क्वालिटी होती है, इसके अलावा सोइल टेक्सचर ठीक ठाक होता है। एक होता है क्लास फोर, रंग थोड़ा सा याद रखना है। क्लास फर्स्ट में तो कौन सा रंग? ग्रीन रंग। क्लास सेकंड में कौन सा रंग? तो क्लास सेकंड में अपने पास येलो रंग, ठीक है। क्लास थर्ड में थोड़ा सा ब्राउन रंग होता है और क्लास फोर में अपने पास पिंक रंग होता है। और जो क्लास फोर होती है ना, इसमें पिंक रंग होता है और इसमें क्या होता है, लिमिटेशन होती है और इसमें कुछ ऐसी फसलों का लगाया जाता है जो मतलब कुछ फसलों किस्मों को लगाए जा सकते हैं। हर फसल इसमें नहीं होती है, इसमें कुछ किस्में होती हैं। तो ये चार, यानी भूमि के लिए ऐसी मतलब मृदा की क्षमताएं जो भूमि के लिए उपयुक्त हो, यानी जिसमें भूमि उपयुक्त होती है उसको बोलते हैं भूमि उपयुक्त। और भूमि उपयुक्त में चार चीज़ें आती हैं, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लास फर्स्ट का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है अपने पास कौन सा? ग्रीन। क्लास सेकंड का कौन सा होता है? येलो। क्लास थर्ड का होता है ब्राउन और क्लास फोर्थ का होता है पिंक। ये और में सब में जो है ना लगभग सारी फसलें होती हैं। क्लास सेकंड में गेहूं, जो कपास अच्छी होती है। क्लास फोर की बात करता हूँ तो ये जो है ना, इसमें अपने पास कुछ किस्में अच्छी होती हैं, सारी फसलें नहीं होती हैं। अब अपन बात करते हैं भूमि अनुपयुक्त, यानी इसमें भूमि क्या है? अनुपयुक्त है। तो अनुपयुक्त है तो इसमें फसलें तो होगी नहीं, तो इसमें कौन सी फसलें होगी? तो चारा वाली फसलें होगी। इसमें घास रेत ज़्यादा होती है, यानी इसमें फसलें नहीं होती है, घास ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, रीडिंग लगा लेते हैं। क्लास 5 की बात करते हैं, इसका रंग होता है डार्क ग्रे। लैंड नॉट सुटेबल फॉर एरेबल फार्मिंग, यानी क्रॉप के लिए अपना बेस्ट नहीं होता है, बट वेरी सुटेबल फॉर ग्रास, यानी जो घास होती है उसके लिए ठीक ठाक होता है। क्लास 6 की बात करता हूँ तो ऑरेंज रंग होता है। क्लास 7 की बात करता हूँ रेड रंग होता है। इसमें समय याद रखना है कि ग्रास और फॉरेस्ट्री के लिए ठीक ठाक होता है। और क्लास 8 की बात करता हूँ पर्पल रंग होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखो कि एक होता है मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज, यानी मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज का मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज का मतलब होता है कि अपन बहुउद्देशीय, देखो मल्टीपर्पज ट्री, तो देखो मल्टीपर्पज ट्री की बात करें अपन, तो मल्टीपर्पज ट्री का सीधा मतलब होता है कि कुछ ऐसी अपन स्पीसीज, देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज, यानी कुछ ऐसी प्रजातियों का अपन यूज करते हैं जिसका उपयोग मतलब ऐसी प्रजातियां जिसका उपयोग अपन बहुउद्देश्य के लिए करते हैं, यानी बहुत सारे उद्देश्य के लिए करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है फाइटो रिमेडिएशन। फाइटो रिमेडिएशन का मतलब होता है पादप उपचार, यानी पादप उपचार का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनका उपयोग करके अपन क्या करते हैं कि मृदा में उसके सोइल है, वाटर है, एयर को, यानी मृदा को, सोइल यानी मृदा को, वाटर को, इसके अलावा एयर को अपन साफ करते हैं, यानी कि उसकी साफ सफाई करते हैं, उसका उपचार करते हैं, उसको बोलते हैं फाइटो रिमेडिएशन।
फाइटो रिमेडिएशन जो है ना ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और फाइटो मतलब होता है प्लांट, जीवित प्लांट का यूज सोइल, वाटर और जो एयर होती है उसको साफ करने के लिए किया जाता है। जहाँ की मिट्टी या स्थिर पानी प्रदूषित हो जाता है वहाँ फाइटो रिमेडिएशन लागू किया जाता है। फाइटो रिमेडिएशन के द्वारा क्या करते हैं कि जो सोइल होती है, सोइल में प्रेजेंट हेवी मेटल, इंसेक्टिसाइड, इसके अलावा सोलमेट, क्रूड ऑयल इफेक्ट, इनको कम करते हैं। यानी जो इंसेक्टिसाइड है या फिर कोई भी हानिकारक प्रभाव इनको कम किया जाता है किसके द्वारा? जो फाइटो रिमेडिएशन है उसके द्वारा। अब फाइटो रिमेडिएशन के एडवांटेज यानी लाभ क्या है, क्या क्या फायदे होते हैं? तो इससे क्या होता है कि एक फायदा होता है कि इसको इन सिटू या एक्स सिटू, इसको दो रूपों में कर सकते हैं, या तो इन सिटू में करो या एक्स सिटू में। यदि अपन दोनों ही विधि से करते हैं तो इसमें क्या होती है, लागत कम लगती है। लागत कम लगती है, प्लांट को आसानी से मॉनिटराइज किया जा सकता है, उसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, और जो टॉप सोइल होती है, अच्छी मृदाएं होती है, उनको सुरक्षित रखता है तथा उनकी उर्वरकता को बनाए रखता है। आगे बात करते हैं प्लांट के उपयोग से जो है ना, यानी अपन प्लांट के यानी फाइटो रिमेडिएशन करें उसके द्वारा क्या होता है, सोइल इरोजन तथा लीचिंग भी क्या होता है, कम होता है। इसकी कुछ सीमाएं या कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती हैं। सबसे पहले कि सरफेस एरिया और रूट एरिया तक ही ये सीमित होता है। दूसरी बात कि स्लो ग्रोथ और बायोमास के लिए जो है ना लॉन्ग टाइम की प्रॉब्लम लगती है। यानी यदि अपन मान लो स्लो ग्रोथ है पौधे की या फिर बायोमास अच्छा नहीं है तो उसके लिए जो है ना टाइम ज़्यादा लगता है, ये प्रॉब्लम होती है। आगे कि इसकी और क्या लिमिटेशन होती है कि फाइटो रिमेडिएशन से पूरी तरह से जो है ना कंटेमिनेशन यानी जो दूषण होते हैं या प्रदूषण होता है वो कम नहीं होता है, दूर नहीं होता है पूरी तरह से। और कंटेमिनेशन टॉक्सिसिटी के कारण प्लांट के सर्वाइव करने में इफेक्ट होता है। यानी जो यदि मान लो मृदा ज़्यादा ही प्रदूषित है तो उससे क्या होता है, पादप जो है ना थोड़ा लेट सर्वाइव करता है, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है कभी कभार। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, टेक्निक्स जो आपको याद नहीं रखनी है ना। आगे बात करते हैं, देखो अब बात कर लेते हैं अपन बायो रिमेडिएशन के द्वारा। यदि अपन मान लो बायो रिमेडिएशन की बात कर लेते हैं। बायो रिमेडिएशन क्या होता है कि यदि अपन मान लो किसी पेड़ पौधों के द्वारा या किसी जीवित जीव के द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा यदि अपन मान लो रिमेडिएशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। यानी मान लो किसी ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव के द्वारा अपन रिमेडिएशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंटेमिनेशन है। कंटेमिनेशन का मतलब होता है प्रदूषण, यानी मृदा में जो प्रदूषण है तो उसको जो है ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा और जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उसका उपचार किया जाता है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है और जो कंटामिनेशन सॉइल है उसका क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उपचार किया जाता है। आगे बात करते हैं इसमें किस किस का यूज करते हैं, तो बैक्टीरिया का, फंगस का एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लगातार जो है ना मतलब ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ का धीरे धीरे अपघटन करते रहते हैं लगातार। उससे क्या होता है, मृदा के जो मतलब प्रदूषण होता है वो कम होता है और मृदा का सुधार होता है। इम्पोर्टेंस कंपोनेंट्स ऑफ बायो रिमेडिएशन, यानी क्या इसका महत्व होता है, यानी जो बायो रिमेडिएशन होता है इसका क्या महत्व होता है। पहला महत्व तो होता है कि पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन स्तर अच्छा होता है मृदा में वाटर अच्छा होता है, नमी कितनी हो जाती है, लगभग 50 से 72% हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स अच्छे हो जाते हैं और टेम्परेचर ठीक ठाक हो जाता है, 0 से 40 के आसपास हो जाता है। pH 6.5 से 7.5 तक हो जाती है। तो ये हो गया अपने किसको लेके, जो अपने बायो रिमेडिएशन है उसको लेके बातचीत कंप्लीट हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं, एक टॉपिक आता है अपने पास जिसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। क्या होता है, रिमोट सेंसिंग की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है, देखो रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि कोई भी मृदा है या कोई भी अपने पास अपने पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर किसी भी चीज़ के बारे में अपन बिना छुए अध्ययन करते हैं। यानी बिना छुए क्या करना, स्टडी करना, बिना उसको छुए जो है ना स्टडी करना, यानी बिना किसी वस्तु को या बिना किसी पदार्थ को छुए उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग से तात्पर्य ध्रुवीय कक्ष में उपस्थित ग्रहों में लगे सेंसर का प्रयोग कर पृथ्वी की सतह एवं वातावरण के बारे में सूचना प्राप्त करने की तकनीक होती है। यानी इस पर छुआ नहीं जाते हैं। देखो रिमोट सेंसिंग में सेंसर उन वस्तुओं व घटनाओं के प्रत्येक संपर्क में नहीं रहते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह इनके द्वारा, मतलब वो उपग्रह में लगे जो सेंसर होते हैं उनके द्वारा जो है ना ये अपने किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। आगे बात करते हैं और काम की बात क्या है, देखो
और काम की बात क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका क्या क्या उद्देश्य होते हैं, रिमोट सेंसिंग क्यों करते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है कि एक तो क्या होता है क्रॉप डे एरिया, यानी क्रॉप कितनी है, कितनी क्रॉप है उसका एरिया का पता चलता है। इसके अलावा फ्लूड यानी बाढ़ प्रभावित एरिया कितना है, वेस्ट एरिया कितना है, सोइल की कैटेगरी कौन सी कैटेगरी कहाँ पे उसका पता लगाते हैं। इसके अलावा वेट सफिशिएंसी यानी मतलब किस प्रकार की चीज़ें कहाँ पे उसके बारे में पता लगाते हैं। तो अपने क्रॉप के बारे में पता लगाते हैं, बाढ़ प्रभावित एरिया के बारे में पता लगाते हैं, वेस्ट के बारे में पता लगाते हैं। इनके बारे में किसके द्वारा पता लगता है, रिमोट सेंसिंग के द्वारा। रिमोट सेंसिंग के अलग अलग टाइप होते हैं। यदि मैं रिमोट सेंसिंग करने के प्रकार के आधार की बात मतलब किस किस आधार पर अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो देखो एक तो होता है अपन कहाँ पे देख रहे हैं, उसकी रिमोट सेंसिंग कौन से एरिया में करते हैं उसके आधार पर। तो उसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ग्राउंड बेस्ड, एक होता है एयर बेस्ड, एक होता है सैटेलाइट बेस्ड। यानी कि रिमोट सेंसिंग क्या चीज़ है अपने पास, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग एक तो होता है अपने पास कौन सा, देखने के आधार पर यानी क्षेत्र के आधार पर। तो एक तो होता है ग्राउंड यानी अपने ग्राउंड मतलब आसपास चारों गाँव अपन मतलब निचले स्तर पर या भू स्तर पर अपन कोई मान लो रिमोट सेंसिंग करें, उसको बोलते हैं ग्राउंड रिमोट सेंसिंग। ठीक है, रिमोट सेंसिंग RS लिख देता हूँ शॉर्ट में। एक होता है अपने पास एयर यानी हवा में, यदि अपन हवा में रिमोट सेंसिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं एयर रिमोट सेंसिंग। और एक होता है सैटेलाइट यानी सैटेलाइट के द्वारा यदि अपन रिमोट सेंसिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट में रहकर अपन जो है ना क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग करते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। दूसरा होता है अपने पास, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। कौन सा होता है, देखो मैं आपको एक पेज के माध्यम से दिखाता हूँ। देखो ऊर्जा के आधार पर, देखो भाई देखो आप तो इसको देख लो कि अपने सबसे पहले तो किसके बारे में देखा कि अपन ने देखा कि वहाँ पे अपन किसी एरिया में कर रहे हैं। तो अलग अलग एरिया होता है, या जैसे अपने पास जैसे बात कर लेते हैं कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ अपन ग्राउंड फ्लोर पर करते हैं यानी भू स्तर पे करते हैं, उसको बोलते हैं ग्राउंड। एक होता है एयर, एक होता है सैटेलाइट, एक होता है ऊर्जा स्त्रोत के आधार पर। ऊर्जा स्त्रोत के आधार पर कौन कौन सा होता है, तो ऊर्जा स्त्रोत के आधार पर में देख लो आप लोग कि एक तो होता है अपने पास निष्क्रिय यानी पैसिव का मतलब होता है इसमें प्राकृतिक ऊर्जा, जैसे यानी इसमें सूर्य का उपयोग करके अपन क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग करते हैं। यदि प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करके अपन रिमोट सेंसिंग करते हैं उसको बोलते हैं निष्क्रिय। और अपन कृत्रिम ऊर्जा या सेंसर का उपयोग करके अपन मान लो रिमोट सेंसिंग करें उसको बोलते हैं सक्रिय रिमोट सेंसिंग। ये थोड़ा सा याद रखना है। एक होता है आपके पास, एक दो और बताता हूँ आपको। कुछ और होते हैं जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो अपन ने सबसे पहले तो कौन सा देख लिया, ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा के आधार पर होता है निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय यानी प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, सक्रिय में अपन जो सेंसर है उनका उपयोग करते हैं। एक होता है प्लेटफॉर्म के आधार पर, यानी एक तो होता है उपग्रह पे अपन करते हैं तो उसको बोलते हैं उपग्रह। एक होता है वायु यानी एरियल, ये मैंने आपको बता दिया, तो ये होता है ना यही है ना। एक होता है तरंग दैर्ध्य के आधार पर। तरंग दैर्ध्य के आधार पर एक तो होता है दृश्य रिमोट सेंसिंग, एक होता है इंफ्रारेड यानी एक तो होता है दृश्य यानी विजुअल, एक होता है अवरक्त रिमोट सेंसिंग या इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग, और एक होता है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। तो ये नाम याद रखना है। एक होता है कक्षीय ऊंचाई के आधार पर, इसके आधार पर एक होता है लो ऑर्बिट, एक होता है मीडियम ऑर्बिट, और एक होता है जियो स्टेशनरी। क्या होता है, जियो स्टेशनरी के आधार पर। तो देखो 3 होते हैं कक्षीय ऊंचाई के आधार पर। एक तो होता है निम्न कक्षा रिमोट सेंसिंग यानी लो ऑर्बिट, एक होता है मध्यम कक्षा रिमोट सेंसिंग यानी मीडियम ऑर्बिट, और एक होता है उच्च कक्षा रिमोट सेंसिंग, इसको बोलते हैं हाई ऑर्बिट या इसी को बोलते हैं जियो स्टेशनरी, है ना। अब देख लेते हैं अपन कुछ चीजें और हैं, ये मैंने आपको बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट थी वो आपको बस नाम याद रखने हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत याद रख लेना है।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सोइल हेल्थ। कौन सा टॉपिक आता है? सोइल हेल्थ। देखो सोइल हेल्थ की बात करता हूँ। देखो सोइल हेल्थ कौन सा टॉपिक है अपने पास? सोइल हेल्थ। सोइल हेल्थ क्या होता है? देखो कि मृदा की जो, देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, सोइल हेल्थ मृदा स्वास्थ्य, इसको बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य। और आप जानते हो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब आया? तो मृदा स्वास्थ्य यदि कार्ड जोड़ते हैं तो कार्ड तो आता है अपने पास फरवरी में। कब आता है? फरवरी में, और फरवरी 2015 में आता है, और सूरतगढ़ से, गंगानगर से। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसको लेके? मृदा स्वास्थ्य को लेके। मृदा स्वास्थ्य क्या होता है कि मृदा की जो भौतिक दशाएं होती है, यानी मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक दशा का जो संतुलित योग होता है ना, उसी को बोलते हैं अपन क्या? मृदा स्वास्थ्य। यानी मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक दशा के संतुलित योग को क्या बोलते हैं? मृदा स्वास्थ्य बोलते हैं। इसमें भी यही चीजें, तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। एक होता है अपने पास सोइल असेसमेंट। क्या होता है? सोइल असेसमेंट। तो यानी कि मृदा के ऐसे कौन कौन से कारक है जिसके बारे में जिससे मतलब मृदा निर्धारण या मृदा निर्धारक इनको बोलते हैं, जिनसे अपन को पता चलता है कि मृदा की कंडीशन कैसी है। तो मृदा क्षमता निर्धारण होते हैं। तो इसकी बात करते हैं, आपको इंग्लिश में नाम याद रखना है, सोइल असेसमेंट। यानी कि एक तो होता है सोइल ऑर्गेनिक मैटर, यानी मृदा में कितना ऑर्गेनिक मैटर है उससे पता चलता है। इसके अलावा सोइल स्टेबिलिटी, मृदा की कितनी स्थिरता है उससे पता चलता है। मृदा की फिजिकल कंडीशन कैसी है, केमिकल कंडीशन कैसी है, उससे मृदा की जो क्षमताएं होती है, मृदा की स्थिति होती है, उसका पता चलता है। आगे बात करते हैं। देखो कुछ चीजें और है, जैसे मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट, कि यदि मान लो मृदा की स्थिति है उसको ठीक ठाक रखना है तो क्या करना है? तो अपने सबसे पहले फिजिकल में बात करते हैं तो टिलेज कर लो। इसके अलावा केमिकल में बात करते हो, जिप्सम का यूज करो, लीचिंग का यूज करो, लीचिंग रिक्वायरमेंट का पता करो और चूने का प्रयोग करो। और बायोलॉजिकल में मैं बात करता हूँ तो अपने पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका प्रयोग करो, वर्मी कंपोस्ट का यूज करो, इनका प्रतिरोधी फसलों का यूज करो। ठीक है, तो ये आपको पता करना है, मतलब याद रखना है। ठीक है, याद रखना है आपको चीजें। अब बात करते हैं, एक टॉपिक आता है सॉइल क्वालिटी। सॉइल क्वालिटी की बात करते हैं। सॉइल क्वालिटी इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ सॉइल परफॉर्म नेसेसरी फंक्शन। सॉइल फंक्शन, देखो मृदा गुणवत्ता की बात करता हूँ। सॉइल क्वालिटी यानी मृदा की वह क्षमता, मृदा की वह क्षमता जो मृदा के आवश्यक कार्यों को पूरा करने में मतलब अपना योगदान देती है। जैसे मान लो मृदा का कार्य क्या होता है? अब मृदा का आवश्यक कार्य होता है, जैसे मान लो पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराना, नमी उपलब्ध कराना, इसके अलावा पौधे में जो भी आवश्यक चीज़ें होती है उनको प्राप्त कराना। तो ये किसका कार्य होता है? अपने पास मृदा का काम होता है। तो मृदा का जो आवश्यक कार्य होता है ना, उस आवश्यक कार्य में जो भी मतलब फंक्शन यूज होते हैं उनको बोलते हैं, जो भी फैक्टर यूज होते हैं उसको बोलते हैं मृदा गुणवत्ता। ये आपको थोड़ा सा जो है ना याद रखना है। अब मैं बात कर लेता हूं। देखिए देखो अपने पास कुछ ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, कुछ होते हैं मैक्रो, कुछ होते हैं माइक्रो। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको अपन देख सकते हैं, उनको बोलते हैं जैसे फंजी यानी फंगस, कवक को देख सकते हैं। माइक्रो यानी कि जिसको अपन देख नहीं सकते, जैसे बैक्टीरिया, है ना। तो ये अपने जो है ना कुछ सूक्ष्म जीव है, उनके बारे में याद रखना है। बल्क डेंसिटी की बात करते हैं तो मृदा की बात करते हैं। ठोस प्लस रंध्रों का जो भार होता है ना, ठोस प्लस रंध्रों के वजन को बोलते हैं अपन, या भार को बोलते हैं, उसको बल्क डेंसिटी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है यानी कि भार बटा आयतन, कणों का भार बटा कुल आयतन, कणों का भार बटा कुल आयतन, यानी ठोस भाग का भार बटा कुल आयतन। इसका यदि मैं बात करता हूँ बल्क डेंसिटी का जो इकाई होती है, बल्क डेंसिटी की यूनिट होती है, वो होती है मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है। क्ले जो कण होती हैं, अब देखो 3 प्रकार के कण होते हैं। एक तो होता है अपने पास बालू, एक तो होता है बालू मृदा, एक होता है सिल्ट, एक होता है क्ले। बालू मृदा की बात करता हूँ तो इसका जो आकार होता है वो होता है 2 से 0.02 mm, 2 से 0.02 mm। सिल्ट का होता है 0.02 से 0.002 mm, और क्ले का होता है 0.002 mm से क्या होता है, कम होता है।
क्या होता है, कम होता है। तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखो कुछ चीज़ें और काम की बात, जो भी आपको काम की देखे मैं आपको बता दूंगा। और सोइल रेस्पिरेशन, सोइल रेस्पिरेशन का मतलब होता है मृदा शोषण। मृदा शोषण का मतलब होता है मृदा में किस प्रकार से शोषण होता है, यानी मृदा में वायु किस प्रकार से एंटर करती है। तो देखो मृदा में वायु और जल के एंटर करने की मैं 3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो होता है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है अंतःस्पंदन। क्या होता है, अंतःस्पंदन। एक होता, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है इसका अर्थ। एक होता है परकोलेशन, परकोलेशन, और एक होता है सीपेज, सीपेज। यानी कि देखो एक तो होता है इन्फिल्ट्रेशन यानी अंतःस्पंदन, यानी मृदा कणों में जल का प्रवेश करना क्या कहलाता है, मृदा कणों में जल का प्रवेश करना क्या कहलाता है, इन्फिल्ट्रेशन। और मृदा कणों में यदि मान लो जब जैसे ही जल प्रवेश करेगा तो फिर धीरे धीरे गति करेगा, और यदि मान लो ऊर्ध्वाधर गति करता है, वर्टिकल यदि मान लो मैं बात करता हूँ गति करता है अपने पास, वर्टिकल गति करता है जल, तो उसको बोलते हैं परकोलेशन। और जल जो है ना ऊर्ध्वाधर गति करता है, फिर बाद में नीचे जाके दाएं बाएं फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं सीपेज। क्या बोलते हैं, सीपेज। तो मृदा कणों में जल का प्रवेश करना इन्फिल्ट्रेशन, और मृदा कणों में जो है ना या मृदा में जो जल है उसका ऊर्ध्वाधर गति करना परकोलेशन, और क्षैतिज गति करना क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है। इसके अलावा और चीजें क्या है कि कंडक्टिविटी मैंने आपको बता दी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मैंने आपको बता दिया कि इसका जो अपने ईसी होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसका इकाई होती है डेसीसाइमन प्रति मीटर होती है। और पीएच, पीएच की बात करता हूँ। पीएच क्या होता है, देखो पीएच, पीएच का मतलब होता है कि मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या, मृदा में उपस्थित H+ यानी हाइड्रोजन आयनों की संख्या को बोलते हैं पीएच। और पीएच जो है ना ये मृदा की अम्लीयता क्षारीयता का निर्धारण करता है। किस का निर्धारण करता है, मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता और लवणीयता का क्या करता है, निर्धारण करता है। और जो अम्लीय मृदाएं होती हैं, 2 प्रकार की मृदाएं होती हैं, अम्लीय और क्षारीय। यदि मैं बात करता हूँ pH 7 से कम है, pH 7 है तो मृदा कौन सी है, उदासीन है। यदि मान लो pH 7 से कम है तो मृदा कौन सी है, अम्लीय है। और यदि मान लो pH 7 से अधिक है तो मृदा कौन सी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा जो है ना याद रखना है। और बात कर लेते हैं आगे कि अपने पास अब देखो सोइल रेस्पिरेशन को यानी मृदा शोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो हम यही चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक तो करता है लेटरल कंडक्टिविटी करता है, यानी सोइल में कितना सोल्ट परसेंट है वो करता है। एक पीएच, मृदा में पीएच कितनी है वो भी अपने मृदा में शोषण को प्रभावित करता है। मृदा में कितने नाइट्रेट है वो भी प्रभावित करता है। और मृदा में बात करते हैं तो कितने बात करते हैं एजिबिलिटी, स्टेबिलिटी यानी मृदा में कितना बल है, कितनी क्षमता है, उसके कणों का मतलब पकड़ कितनी है उसको भी प्रभावित करता है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं एसिडिक सॉइल के बारे में अपन ने बात कर ली, सोर्स अपन ने बात कर लिया। और यानी सोर्स का मतलब किस किस कारण से होते हैं, तो मान लो अम्लीय वर्षा होगी उसके कारण हो जाती है। और अपन कुछ ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं जो अम्ल होते हैं, या फिर अपन अम्लीय चट्टानों से जो है ना किसका निर्माण होता है, अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। और फर्टिलाइजर का इनका यूज करते हैं, अमोनियम वाले उर्वरकों का ज़्यादा यूज करते हैं, उससे भी जो है ना मृदा अम्लीय हो जाती है। तो अपन ने देख लिया था पहले ही। आगे बात करते हैं हाईली साल्ट टॉलरेंट, यानी जो अपने लवण सहिष्णु फसलें होती हैं वो कौन कौन सी होती है, क्रॉप की बात करते हैं। तो एक तो होती है बार्ले, यानी लवणों को सहन करने वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होती है जो, देखो एक तो होती है अपने पास जो, एक होता है अपने पास गेहूं, इसके अलावा धान होता है, मेज होता है, रेडिश यानी मूली होता है, इसके अलावा ये बीन्स यानी दालें, ये भी क्या होती हैं, लवण सहनशील फसलें होती हैं। आगे बात करते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट, यानी जो अपने निक्षालन दर होती है उसका सूत्र थोड़ा सा याद रखना है कि डी डब्ल्यू अपॉन डी आई डब्ल्यू, यानी कि डी डब्ल्यू का मतलब है ड्रेनेज वाटर अपॉन डी आई डब्ल्यू यानी कि इरिगेशन वाटर, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये जितनी भी काम की बातें थी तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दी। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य के बारे में आपको पता है।
मृदा स्वास्थ्य को कारक कौन कौन से प्रभावित कर सकते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य में जैसे मान लो अपने एक तो होता है मौसम प्रभावित कर सकते, जलवायु प्रभावित कर सकती है। तापमान, जलवायु में आप तापमान लिख सकते हो। इसके अलावा बात करते हो तो वायु लिख सकते हो, ये थोड़ा सा लिख सकते हो। इसके अलावा पीएच, रासायनिक में मैं बात करता हूँ पीएच लिख सकते हो, मृदा CEC लिख सकते हो, मृदा में इसके अलावा बात करते हो EC लिख सकते हो, ESP लिख सकते हो। ये कारक जो है प्रभावित करते हैं मृदा स्वास्थ्य को। भौतिक में सरंध्रता, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। मृदा कणाकार, मृदा संरचना, ये और लगभग सारी चीज़ें जो है ना मेरे हिसाब से क्लियर हैं। और इतनी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि मतलब 80% मैटर आपके जो है ना लगभग कम से कम भी मैं बता रहा हूँ कवर है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो भी मैटर मैंने आपको करवाया है इसको अच्छे से कर लेना, जिसमें आपके अच्छा पेपर जाएगा। मतलब जो अपने BSc में जो पेपर होगा वो काफ़ी अच्छा जाएगा। किसका अपने पास, तो जो अपने सोइल का पेपर है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। तो जितनी भी ये काम की बातें थी मैंने आपको कंप्लीट करा दी। मेरे हिसाब से सारी बातें कंप्लीट हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक करें। अच्छी लगी हो तो ही लाइक करें, वरना नहीं करें, क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, आपको समझ में आएगा तभी तो आप लिख पाओगे। तो मैंने जो ये क्लास बताई ना इसमें आपको बस विशेष रूप से कुछ इन बातों का ध्यान रखना है कि जो पॉइंट मैंने आपको बताया, पॉइंट के बारे में आपने अच्छे से सुन भी लिया ना, उसमें आपको पेपर अच्छा हो जाएगा। और अच्छी लगे क्लास को तो लाइक शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।